हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है। सो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है। एंड प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी बैंकिंग एंड फाइनेंस की फॉर द मंथ ऑफ जून, उसका लिंक मैंने आई बटन पर ऐड कर दिया है। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द दिल्ली गवर्नमेंट अनाउंस अ 8,300 करोड़ प्रोग्राम जिसका नाम है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली टू टैकल एयर पॉल्यूशन। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली नाम से। और इसके लिए जो अमाउंट है आपका जो सेट किया गया है, इट इज़ 8,300 करोड़, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक द्वारा, राइट। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कि दिल्ली गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक जो है इस प्रोग्राम को मिलके इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम की बात करें तो हमने नाम अभी इसका पढ़ा, इट इज क्लीन एयर हेल्दी दिल्ली। फंडिंग रहेगी 8,300 करोड़ की एंड इट इज सपोर्टेड बाय द वर्ल्ड बैंक। 7 साल का ये आपका जो है प्रोग्राम रहेगा। सितंबर 2026 से स्टार्ट होएगा, अगस्त 2033 तक चलेगा, ठीक है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज कौन कौन सी रहेंगी, जैसे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है। देन आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, देन आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, देन आपका दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। तो ये सारे इसमें इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज में आ गए आपके। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है एंड वर्ल्ड बैंक, ये बेसिकली की पार्टनर्स रहेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। फंडिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो है 65% की फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, वेरस 35% का कॉन्ट्रीब्यूशन दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा ट्रांसपोर्ट, रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ग्रीन स्पेसेस एंड वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इस पे ये बेसिकली फोकस करेंगे, ओके। अब जो ये हमारा प्रोग्राम है इसमें 2 पिलर आपके आएंगे, ठीक है। पहला पिलर जो है इट इज स्ट्रेंथनिंग एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट इज डेडिकेटेड टू दी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, राइट। ये अपग्रेड करेगा मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डेटा एनालिसिस को। ये कोऑर्डिनेशन बेसिकली करेगा इंडो गैग्नेटिक प्लेन स्टेट्स का। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ये करवाएगा एंड अडॉप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, की नई टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट करें और इस पॉल्यूशन का जो है हम इसे जड़ से निकालें, ठीक है। दूसरा पिलर आता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम मेजर सोर्सेस, जैसे फेज आउट करेंगे ओल्डर पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को, ठीक है। प्रमोट करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और दे विल एडवांस पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम ऑल्सो, राइट। इसके अलावा बात करें इंडिया की, तो इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है एज पर दी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, इंडिया जो है 6वें स्थान पे आता है, जो मोस्ट आपका जो है पॉल्यूटेड कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एवरेज PM 2.5 आपको यहाँ पे मिलेगा, 48.9 आपका माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और जो WHO की गाइडलाइन है ये बोलता है आपका 5 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, बट इंडिया में कितना है ये 48.9, राइट। सो काफ़ी पॉल्यूटेड ये है। इसके अलावा इंडिया की मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ कौन कौन सी हैं, पहले नंबर पे आता है आपका लोनी फ्रॉम गाजियाबाद यूपी, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे आपका आता है बिरनीहट मेघालय से एंड फोर्थ नंबर पे आता है आपका दिल्ली, ठीक है। Now next is, which bank in Andhra Pradesh secured the tier third status under the RBI norms after its deposits crossed 2,000 crore with zero net NPA। तो इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का बैंक है जिसे टियर थर्ड स्टेटस जो है रिसेंटली दिया गया है, तो इट इज योर काकीनाडा कॉर्पोरेटिव टाउन बैंक, ठीक है। इसको रिसेंटली टियर थर्ड स्टेटस मिला है आरबीआई से एंड इट बिकम्स द सेकंड लार्जेस्ट अमंग द 46 यूसीबीज इन द आंध्र प्रदेश, ठीक है। और इसका टोटल बिजनेस एक्सीड हुआ है 2040 करोड़ का, फाइन। इसके अलावा बात कर लेते हैं आरबीआई की क्लासिफिकेशन की फॉर द यूसीबीज, ठीक है। इनकी यूसीबीज इनकी 3 कैटेगरी आपकी होती है। टियर 1 जिसके लिए डिपॉजिट आपका होना चाहिए बिलो ₹100 करोड़, टियर सेकंड जिसमें डिपॉजिट अप टू 1000 करोड़ हो सकता है, एंड टियर थर्ड कैटेगरी आती है जिसमें 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में जो है डिपॉजिट आपका होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च गूगल पे कार्ड पेमेंट ऑन इट्स इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे। सो इनमें से कौन सा आपका क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है गूगल पे कार्ड पेमेंट्स इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे पे? सो इट इज लॉन्च बाय दी पे जी लोकल। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? पेजी लोकल ने इसे लॉन्च किया था, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु कर्नाटका में आपका लोकेटेड है। Next is SBI Life Insurance signed an MOU with which Premier Institute to establish the Bharat AI and Cyber Innovation Hub for Insurance. So SBI Life Insurance जो है इन्होंने recently collaboration किया है, MOU साइन किया है, एग्रीमेंट साइन किया है IIT बॉम्बे के साथ। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका है, ये लोकेटेड है। एंड ये जो कोलैबोरेशन है वो किसके लिए हुआ है? भारत एआई एंड साइबर इनोवेशन हब फॉर इंश्योरेंस के लिए, जो बेसिकली आपका जॉइंट रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर रहेगा, जिसका मेन एम है टू बिल्ड इंडियाज ओन डीप टेक्नोलॉजी डिफेंस सिस्टम फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें तो प्रोफेसर एसवी कुलकर्णी जो डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आपके हैं फ्रॉम दी आईआईटी बॉम्बे, एंड विशाल भाटी आपके हैं चीफ इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल ऑफिसर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के। ठीक है, अब बात करें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की तो इन द ईयर 2000 इसको स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, और ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन एसबीआई एंड पीएनबी परिबास कार्डिफ, जो इंश्योरेंस आर्म है आपका बीएनपी का। ओके, नेक्स्ट आपकी न्यूज है 119th फाउंडेशन डे आपका जो है रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था पंजाब एंड सिंध बैंक का, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था। राइट, अब इस इवेंट में यहाँ पे कुछ कमिटमेंट जो है वो रीइंफोर्स किए हैं इन्होंने आपके पंजाब एंड सिंध बैंक ने। ठीक है, जिसमें कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग है, इनोवेशन है, सस्टेनेबल ग्रोथ है एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस है। ठीक है, साथ में ही कुछ इनिशिएटिव्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे एक ऐप लॉन्च हुई है नवज्योति मोबाइल एप्लीकेशन, जो इन हाउस एचआर ऐप आपकी है। ये स्ट्रीमलाइन करेगी एम्प्लॉइज की सर्विसेज को, इंप्रूव करेगी कम्युनिकेशन एंड इट विल एनहांस वर्कफोर्स एफिशिएंसी। राइट, नेक्स्ट आती है पीएसपी भारत कनेक्ट अकाउंट, जो एक स्पेशलाइज्ड सेविंग अकाउंट है फॉर दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विद कस्टमाइज्ड डिजिटल बेनिफिट्स। तीसरा आता है सीबीडीसी सर्विसेज, जो रोल आउट की जाएगी आपकी, बेसिकली इट इज अ रोल आउट डिजिटल, ये रोल आउट करेगी डिजिटल रूपी सर्विसेज को, which is aligned with the RBI's initiative for secure and seamless transaction। ठीक है, तीसरा आता है, इसके बाद वाला आता है आपका नेक्स्ट डिजिटल गोल्ड लोन। तो यहाँ पे इन्होंने ये लोन लॉन्च किया है जो फुली डिजिटल पेपरलेस गोल्ड लोन फैसिलिटी आपकी है फॉर फास्टर एंड हासिल फ्री एक्सेस। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ अकम्पलिशमेंट की बात करें तो इन्होंने रजिस्टर किया है हाईएस्ट एमएसएमई ग्रोथ इन अ बैंकिंग सेक्टर विच इज 30% ऑफ, which shows a 30% of increase, and they also reported 1322 crore of net profit। okay, now question कर लेते हैं इस पे बेस, which in-house HR mobile application was launched by PSP आपका पंजाब एंड सिंध बैंक on its 119th foundation day to streamline employees services। so it is your Navjyoti mobile application, right? इसके अलावा आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं पंजाब एंड सिंध बैंक की। इसके करंट एमडी एंड सीईओ हैं स्वरूप कुमार शाह। टैगलाइन है वेयर सर्विसेज इज वे ऑफ लाइफ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड इसकी शुरुआत भाई वीर सिंह, सुंदर सिंह मजीतहा एंड सरदार तरलोचन सिंह द्वारा की गई थी 1908 में, एंड इसको नेशनलाइज किया गया था इस बैंक को 15 अप्रैल 1980 को। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस बार भी जो इंटरेस्ट रेट हैं आपके स्मॉल सेविंग स्कीम्स के, ये अनचेंज रखे हैं। ठीक है, फॉर द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027, एंड ये लगातार 9th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें जो चेंजेस हैं वो आपके मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, सारी चीजें सेम रखी गई हैं। राइट, अब क्या क्या चीजें यहाँ पे आपकी रहेंगी, और एक और चीज, ये जो क्वार्टर आपका 1 जुलाई से आपका 30 सितंबर तक ये आपका रहेगा। ठीक है, इसमें ये चेंजेस कोई कुछ नहीं किया गया है। अब क्या क्या चीजें यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है इसका आपका इसके बारे में पूछ लिया जाता है डिटेल में, या फिर इसका इंटरेस्ट रेट पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पूछ लिया जाता है, आपका किसान विकास पत्र का पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो मैच्योरिटी वो
आपका पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इनको याद रख लेना। हाईएस्ट आपका जो है इंटरेस्ट रेट कौन सी स्कीम का रहता है स्मॉल सेविंग स्कीम्स में, तो आपका सीनियर सिटीजन वाली है, दूसरी सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है, तो इनमें हाईएस्ट रहता है। ओके, इसके अलावा थोड़ी और डिटेल देखते हैं। जो लास्ट रिवीजन आपका हुआ था स्मॉल सेविंग स्कीम का, ये हुआ था दिसंबर 2024 में फॉर द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, जिसमें गवर्नमेंट ने इंक्रीज किए थे रेट्स आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट के एंड 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट के, राइट। इसके अलावा जो ये आपकी सेविंग स्कीम्स हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इसमें क्या फैक्टर्स हैं जो बेसिकली अफेक्ट करते हैं आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के, तो 3 चीज़ें हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड, इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, रेपो रेट जो बेसिकली होता है उसकी वजह से चेंजेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपकी स्टैटिक चीज़ें और हैं, जैसे जो स्मॉल सेविंग स्कीम है इनको मैनेज कौन करता है, तो इट इज़ managed by the Department of Economic Affairs, which comes under your Ministry of Finance, and it is administered by the through the post office and designated banks, right? इसके अलावा कमिटी जिसने फॉर्मुलेट किया था मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम, इट इज योर श्यामालाल गोपीनाथ कमिटी, ठीक है, और इन्होंने ये फॉर्मुलेशन दिया था जनवरी 2023 में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है इनके लिए यहाँ पे क्या चीज़ बोला गया है कि इट शुड बी 25 to 100 बेसिस पॉइंट हायर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, तो ये चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस पे भी इस क्वेश्चन है आपका, विच कमिटी फॉर्मुलेटेड द मेथड फॉर डिटरमाइनिंग स्मॉल सेविंग स्कीम्स इंटरेस्ट इन जनवरी 2023, सो कौन सी कमिटी अभी हमने पढ़ा, इट इज श्यामालाल गोपीनाथ कमिटी, राइट। Now next question is, who was appointed as the executive director of our Reserve Bank of India? तो recently रविशंकर जी जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है आरबीआई द्वारा एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, और ये ओवरसी करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को। बेसिकली इस पोजीशन पे आने से पहले ये सर्व कर रहे थे एडवाइजर इन चार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट, राइट। इसके अलावा आपको नोट करना है आरबीआई के पास 15 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जो ओवरसी करता है डिपार्टमेंट्स को, राइट। नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक अपॉइंटेड विच फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज इट्स पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ अ 3 ईयर, तो एचडीएफसी ने 3 सालों के लिए पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए हैं जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया के रह चुके हैं, इनका नाम क्या है, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार को इन्होंने अपॉइंट किया है एंड ही हैज आल्सो बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक फॉर अ 4 ईयर्स, ठीक है, जो 30 जून से इफेक्ट में आ चुका है एंड राजीव कुमार जो है ये ओवरटेक करेंगे केके मिस्त्री को, ठीक है, जिन्हें अभी इंटरम बेसिस पे जो है चेयरमैन बनाया गया था, ठीक है, और केके मिस्त्री ने रिप्लेस किया था अतन्नु चक्रवर्ती को, ठीक है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। Now next आपको क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा entered into a strategic partnership with which Japanese bank to enhance collaboration in merger and acquisition financing. So बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्टनरशिप हुआ है आपका मिजुहो बैंक के साथ, मिजुहो बैंक के साथ, एंड ये जो बैंक है इट इज अ बैंकिंग आर्म ऑफ जापान मिजुहो फाइनेंशियल ग्रुप, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में अभी पार्टनरशिप हुआ है। इस पार्टनरशिप के तहत जो मिजुहो बैंक है इट विल ब्रिंग एक्सटेंसिव ग्लोबल नेटवर्क, क्रॉस बॉर्डर कैपेबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज इन स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, वेयरएज जो बीओबी है इट विल प्रोवाइड दी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रेजेंस एंड डीप कॉर्पोरेट रिलेशनशिप इन दी इंडिया, ठीक है। साथ में दोनों बैंक जो है कोलैबोरेट करेंगे आपका मर्जर एंड एक्विजिशन एडवाइजरी पे, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन पे थ्रू दी सब पार्टिसिपेशन एंड सेकेंडरी मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज पे ये कोलैबोरेट करेंगे एंड दे विल एक्सचेंज द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एक्विजिशन फाइनेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच टू इंस्टीट्यूशन टू इनेबल रियल टाइम फॉरेन एक्सचेंज सेटलमेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शन। सो एनपीसीआई ने कोलैबोरेशन अभी किया है एचएसबीसी इंडिया एंड जेपी मॉर्गन पेमेंट के साथ, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एचएसबीसी इंडिया ये आपका बैंकिंग पार्टनर रहेगा इस पार्टनरशिप में एंड जेपी मॉर्गन पेमेंट जो है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन एंड सेटलमेंट पार्टनर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ 40% स्टेक इन अ निप्पॉन लाइफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म
इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट लिमिटेड बाय विच जर्मनी बेस्ड कंपनी। तो सीसीआई ने अप्रूव किया है 40% एक्विजिशन किसका, 40% स्टेक इन द निपॉन लाइफ इंडिया अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो बेसिकली इस वाले में 40% स्टेक जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन लेने वाली है, इट इज योर DWS ग्रुप, इट इज योर DWS ग्रुप GmbH एंड कंपनी KGA। ठीक है, तो ये आपकी जर्मनी बेस्ड कंपनी है जो बेसिकली इसमें 40% के स्टेक्स आपके एक्वायर कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डुसाशे बैंक इंडियाज रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस वाज एक्वायर्ड फॉर 281.7 करोड़ बाय विच प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इंडिया का जो आपका कोटक महिंद्रा बैंक है इसने रिसेंटली एक्वायर किया है डुसाशे बैंक इंडिया का रिटेल प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस को, और इसका कॉस्ट आपका रहा है इस डील का 281.7 करोड़ का। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे कंप्लीशन टाइमलाइन बताई गई है, इट इज एक्सपेक्टेड कि सितंबर 2027 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इसने रिसेंटली साइन किया है शेयर परचेज अग्रीमेंट टू एक्वायर 40% इक्विटी स्टेक इन टिकी टार एंड शेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कंपनी में 40% स्टेक एक्वायर करने के लिए BPCL ने, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जो है आपका 85 करोड़ का डील यहाँ पे साइन किया है। ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब जो ये एक्विजिशन है इट इज अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। ठीक है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 90 डेज, विद इन 90 डेज में ये आपका ये जो डील है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च द बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग सॉल्यूशन इन पार्टनरशिप विद द NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने बैंकिंग कनेक्ट नेट बैंकिंग सॉल्यूशन रिसेंटली NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के पार्टनरशिप में लॉन्च किया है? सो इट इज डन बाय द रेजर पे। ठीक है, रेजर पे ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ हाउ मच टू स्ट्रेंथन द पब्लिक स्कूल सिस्टम इन कर्नाटका। तो कर्नाटका के पब्लिक स्कूल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली 182.89 मिलियन US डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव किया है। ठीक है, अब ये कौन से प्रोग्राम के तहत इसको बेसिकली अप्रूव किया गया है? स्ट्रेंथनिंग कर्नाटका पब्लिक स्कूल प्रोग्राम, राइट। अब जो ये प्रोग्राम है इट विल आल्सो रिसीव एडिशनल ग्रांट ऑफ 10 मिलियन US डॉलर एंड 25 मिलियन US डॉलर गारंटी ये इनको दी जाएगी बाय दी फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस फैसिलिटी फॉर एजुकेशन। इनके द्वारा ये अमाउंट दिया जाएगा और ये गारंटी दी जाएगी आपके इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आदित्य बिरला ग्रुप लेड कंसोर्टियम acquired 100% shareholding in a Royal Challengers Sports Private Limited. What was the approximate value of this all cash deal? ठीक है, मतलब ये जो डील आपकी हुई है जिसमें 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर की है आदित्य बिरला ग्रुप ने, ठीक है, ग्रुप लेड कंसोर्टियम ने, तो इसके लिए कितना यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये डील आपका हुआ है कितने में? तो इट इज 16,660 करोड़ में। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मतलब एक्विजिशन न्यू अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे आपके किए गए हैं। जैसे चेयरमैन यहाँ पे आपके रहेंगे आपका आर्यमन विक्रम बिरला जो डायरेक्टर हैं आदित्य बिरला ग्रुप एंड आदित्य बिरला ग्रुप के, एंड वाइस चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं सत्यन गंजवानी जो चेयरमैन है आपके टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के। ठीक है, now next question है which company was granted the health insurance license by Insurance Regulatory and Development Authority of India thereby becoming the 8th standalone health insurer in the India। so इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको आपका R3 या फाइनल लाइसेंस मिला है, हेल्थ इंश्योरेंस लाइसेंस इनको ग्रांट किया गया है IRDA द्वारा, और इसी के साथ ये 8वीं स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरर बन जाती है इंडिया में। सो इट इज योर प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस को हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस IRDA द्वारा रिसेंटली दिया गया है एट द IRDA's 136th मीटिंग जो आपकी 29 जून को हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें प्रूडेंशियल HCL हेल्थ इंश्योरेंस की, तो ये जॉइंट वेंचर है आपका प्रूडेंशियल ग्रुप UK का 70% स्टेक के साथ एंड HCL ग्रुप इंडिया का 30% स्टेक के साथ। ठीक है,
लाइसेंस का प्रोसेस की बात करें, तीन यहाँ पे लाइसेंस आपके बेसिकली तीन स्टेजेस होती हैं, जैसे ऑपरेट करने के लिए स्टैंडर्ड लोन हेल्थ केयर इंश्योरर तीन लाइसेंस लगते हैं, ठीक है, तीन अप्रूवल लगते हैं बेसिकली। R1 है असेसमेंट ऑफ प्रोमोटर्स एंड बिजनेस प्लान, दूसरा है वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशनल रेडीनेस एंड R3 है फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विच इनेबल्स कमेंसमेंट ऑफ अ इंश्योरेंस ऑपरेशन, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो एंटिटी है, जो फर्म है, इट मस्ट बी इंडियन इंश्योरेंस कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो रजिस्टर की गई है अंडर द LLP एक्ट 2008। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल इसकी आपकी 100 करोड़ की होनी चाहिए। यहाँ पे इन्हें सबमिट करना होगा 5 ईयर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल बिजनेस प्लान एंड प्रमोटर्स, डायरेक्टर एंड की मैनेजमेंट पर्सनल जो होंगे दे मस्ट मीट IRDAI's फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ठीक है, तभी वो इस पोजीशन पे अपॉइंट किए जा सकेंगे। फाइन। Now next is through its overseas arm VPRL Ventures BV भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने एक्वायर किया है कुछ पर्सन स्टेक्स इन अ वीडियोकॉन एनर्जी ब्राजील लिमिटेड में, इन IBV ब्राजील पेट्रोलियो लिमिटेड टू मेक इट होली ओन सब्सिडी। तो अभी यहाँ पे BPCL जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, इन्होंने 34.6% के स्टेक यहाँ पे एक्वायर किए हैं वीडियोकॉन एनर्जी ब्राजील लिमिटेड में, राइट। इसी के साथ BPCL ने इंक्रीज किए हैं इनके टोटल शेयर होल्डिंग इन IBV ब्राजील पेट्रोलियर लिमिटेड फ्रॉम 65.40% से 100%, ठीक है। Now next आपका क्वेश्चन है the which entity secured the payment institution license from Luxembourg's Financial Regulator Commission de Surveillance to Sector Financier। So इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसे पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस मिला है लग्जमबर्ग की फाइनेंशियल रेगुलेटर कमीशन डी सर्विलेंस टू सेक्टर फाइनेंसियर से? सो इट इज योर पेटीएम यूरोप पेमेंट ऐसे, ठीक है। सो इस फर्म को, इस एंटिटी को यहाँ पे लाइसेंस मिला है और इस लाइसेंस के मिलने के बाद जो पेटीएम यूरोप है ये रेगुलेटेड पेमेंट सर्विसेज ऑफर कर पाएंगी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया में, राइट। अब पेटीएम की बात हो रही है तो इसकी शुरुआत इंडिया में 2010 में की गई थी, हेडक्वार्टर इसका नोएडा यूपी में है और इसकी शुरुआत करने वाले विजय शेखर शर्मा थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है RBI ने इम्पोज की है पेनल्टी 63.6 लाख की ऑन विच बैंक फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट रेट्स हायर देन कॉन्ट्रैक्टेड फेलिंग टू अपलोड KYC रिकॉर्ड्स टू दी CKYCR। अब CKYCR क्या है? सेंट्रल KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जो बेसिकली डेटाबेस आपके है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो मैनेज किया जाता है सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ हमारी इंडियन गवर्नमेंट, राइट। ये स्टोर करता है KYC रिकॉर्ड्स को और स्ट्रीमलाइन करता है कस्टमर वेरिफिकेशन अक्रॉस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे एक तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा के बताए, ठीक है। दूसरा इन्होंने KYC रिकॉर्ड जो है वो टाइमली अपलोड नहीं किए, ठीक है। एंड तीसरा यहाँ पे रीजन है नॉन कंप्लायंस विद द फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर लेंडर्स। तो इन तीन रीजंस की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा पे RBI द्वारा 63.6 लाख की पेनल्टी इंपोज की गई है, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक और पेनल्टी का क्वेश्चन है। RBI ने इंपोज किया है पेनल्टी 3.1 लाख की ऑन विच इंस्टीट्यूशन फॉर डेफिशिएंसीज in compliance with the know your customer that is KYC guideline। so यहाँ पे अभी GIC हाउसिंग फाइनेंस जो है इस पे पेनल्टी लगाई गई है 3.1 लाख की RBI द्वारा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड द लोन ऑफ $230 मिलियन टू मॉडर्नाइज एंड एक्सपैंड द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन द विच इंडियन सिटी। तो ADB ने अभी $230 मिलियन का अमाउंट जो है अप्रूव किया है चेन्नई तमिलनाडु के लिए, चेन्नई के वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे अमाउंट अप्रूव किया गया है, ओके। अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका? चेन्नई अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। एम है इंप्रूव करना सेफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन को, सर्विस एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेसिलेंस एंड पब्लिक हेल्थ को, और ये एड्रेस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन चेन्नई अर्बन वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम, राइट। इसका अलाइनमेंट है आपका विद द अमृत स्कीम, अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के साथ, और ये सपोर्ट करेगा अर्बन चैलेंज फंड को, ठीक है। इसके साथ ही इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव। इसके अलावा यहाँ पे
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपाउंड्स की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा 170 किलोमीटर्स की पाइपलाइन, अपग्रेड किया जाएगा 7 वाटर पंपिंग स्टेशंस को, एंड इट विल मॉडर्नाइज दी 38 सीवर पंपिंग स्टेशन, और साथ में ये यूज करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका यहाँ पे चीज आती है रिंग मैन वाटर सिस्टम की। तो पहली बार चेन्नई जो है वो पहली सिटी बनेगा, इंडियन सिटी, जो इंप्लीमेंट करेगा कॉम्प्रिहेंसिव रिंग मैन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है। ये क्लोज लूप डिजाइन है जो मेंटेन करता है यूनिफॉर्म वाटर प्रेशर अक्रॉस द सिटी, ठीक है। इसके साथ ही इंश्योर करेगा रिलायबल एंड इक्विटेबल सप्लाई, जो एनहांस करेगा रेसिलेंस ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड सर्विस डिस्ट्रप्शंस को। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आता है रियल टाइम मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाएगी एंड डेटा ड्रिवन सिस्टम्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये इम्प्रूव करेगा कस्टमर सर्विस को। इट विल ऑल्सो एनहांस द टेक्नोलॉजी, इट विल ऑल्सो इट विल, यहाँ पे हम जो है यूज करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी का टू रिप्लेस दी हैजार्डस मैनुअल सीवर इंस्पेक्शन को, राइट। एंड साथ में ही यहाँ पे फास्टर ब्लॉकेज डिटेक्शन किया जा सकेगा फॉर द इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच इंटरनेशनल ग्रुप एंटिटी टू डेवलप अ ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। तो उड़ीसा में डेवलप करने के लिए ग्रीन फील्ड एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट को अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है, एमओयू साइन किया है विद द इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स होल्डिंग के साथ इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये इनका 50-50 का जॉइंट वेंचर रहेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो इनकी रहेगी वो है 11.5 बिलियन की, इट इज अराउंड 1.08 लाख करोड़, राइट। इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आपके रहेंगे, तो 4 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम एल्यूमिनियम रिफाइनरी रहेगी, 2 TPA जो है ये रहेगा एल्यूमिनियम स्मेल्टर का, देन 4000 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट रहेगा और 1 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग पार्क रहेगा, ठीक है। इसके अलावा ये 2 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। पहला फेज में इन्वेस्टमेंट की जाएगी 66,000 करोड़ की, नेक्स्ट फेज जो रहेगा इसमें 44,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा अप्रोक्सीमेटली 53,500 जॉब्स की, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स आपकी रहेंगी। Now next question है the State Bank of India recently announced acquisition of a 10% stake in which company from National Housing Bank। तो State Bank of India ने अनाउंस किया है acquisition of 10% stake in your RMBS Development Company Limited, right। तो RDCL जो है इसमें बेसिकली इनका एक्विजिशन रहेगा 10% स्टेक का, ठीक है। RDCL जो है ये एक मिडिल लेयर NBFC है जो फोकस करता है रेजिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटाइजेशन में। आफ्टर द ट्रांजेक्शन द नेशनल हाउसिंग बैंक शेयर होल्डिंग इन RDCL विल डिक्लाइन फ्रॉम 39 to 29, ओके। इसके अलावा अदर शेयर होल्डर्स कौन से हैं यहाँ पे आपके इन दी RDCL, LIC है, इसके 10% शेयर यहाँ पे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड बजाज फाइनेंस के 7% है, each 7% each, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, ट्रू होम फाइनेंस, ग्रीन होम हाउसिंग फाइनेंस, आपका हीरो हाउसिंग फाइनेंस एंड IIFL होम फाइनेंस, इनके 5% के स्टेक यहाँ पे इनके जो है RDCL में, राइट। Next is which organization received 80 billion Japanese yen green loan from Japan Bank for International Cooperation, that is JBIC, for renewable energy transmission project। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये लोन जो है दिया गया है एंड इट इज गिवन टू द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये लोन दिया गया है 80 बिलियन जापानीज येन का, ठीक है। पावर ग्रिड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और इसे 1989 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इस लोन की। तो JBIC ग्रीन लोन जो है ये बेसिकली मतलब जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है वो इन्वेस्ट किया जाएगा आपका खावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन में, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इवैक्यूएट करना रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम दी खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो गुजरात में है एंड टू दी नागपुर महाराष्ट्र, राइट। फंडिंग जो है वो उसकी बात करें, फंडिंग यहाँ पे JBIC जो है 48 बिलियन जापानीज येन की देगा। बाकी जो रिमेनिंग है वो को फाइनेंस की जाएगी सोमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन, कंसाई मिराई बैंक एंड किराबुशी बैंक, द जोयो बैंक एंड JBIC गारंटी करेगा, इट गारंटीज द को फाइनेंस पोर्शन, राइट।
और ये बेसिकली सपोर्ट करेगा इंडिया का जो टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का बाय 2030 एंड इट विल एक्सपैंड ट्रांसमिशन नेटवर्क टू योर 1,91,000 सर्किट किलोमीटर्स बाय 2032. ठीक है, इट इज ऑल्सो अलाइन विद इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड टू द सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम इंडिया. तो अभी रिसेंटली सुपरवाइजरी बोर्ड जो आपका है स्विफ्ट का, उसके लिए इंडिया से एक पर्सनालिटी आपकी जो है अपॉइंट की गई है, जिनका नाम है आपका दिलीप अस्बे. दिलीप अस्बे कौन है? ये करेंटली सब कर रहे हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई, राइट. ये जो सुपरवाइजरी बोर्ड है दे विल हैव 12 मेंबर्स और इसे एक्सपैंड किया जा सकता है 15 मेंबर्स तक इन एक्सेप्शनल केसेस. इसमें 8 शेयर होल्डर एफिलेटेड डायरेक्टर्स शामिल होंगे एंड 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके शामिल होंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज आरबीआई रिसेंटली अप्रूव्ड द रीअपॉइंटमेंट ऑफ नूरानी सुब्रमण्यन विश्वनाथ एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव और पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, जो आपका 27 अक्टूबर 2026 से 26 अक्टूबर 2029 तक रहेगा. तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्सिस बैंक के ये आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बेसिकली बनाए गए हैं. ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं. ठीक है. Next is, who has been appointed as a MD and CEO of a South Indian bank for a 3-year term beginning on 1st October 2026 with approval from the RBI. तो recently आपके जो महेश मुरलीधर पाई हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ साउथ इंडियन बैंक 3 सालों के लिए. और ये रिप्लेस करेंगे, किनको रिप्लेस करेंगे? पी आर शाद्री जो है उनको ये रिप्लेस करेंगे. ठीक है. और यहाँ पे पी आर शाद्री जो है, इनका जो आपका ऑफिस है वो आपका 30 सितंबर तक रहेगा. ठीक है, और 1 अक्टूबर को ये अपनी पोजीशन ले लेंगे. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, दैट इज गिफ्ट सिटी, इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर साइन एमओयू विद विच इंस्टीट्यूशन टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ वियतनाम्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर एंड टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट. तो गिफ्ट सिटी जो है आपका, इनका आपका एमओयू साइन हुआ है विद द वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर डा नंग के साथ. ठीक है, इनके साथ ये अग्रीमेंट इनका साइन हुआ है प्रमोट करने के लिए क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को. एंड यहाँ पे गिफ्ट सिटी ने एक और एमओयू साइन किया है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड के साथ फॉर प्रमोटिंग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस एंड विद एंड एक और एमओयू यहाँ पे साइन हुआ है विद द सेप्ट यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च नॉलेज एक्सचेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. तो 2 एमओयू यहाँ पे साइन हुए हैं और एक आपका साइन हुआ है वियतनाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फॉरेन इंश्योरर बिकेम द फर्स्ट टू फुली ओन एन इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो रिसेंटली जो अवीवा प्लेक है, प्लेक पीएलसी यहाँ पे आपका होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है, इट इज योर पब्लिक लिमिटेड कंपनी. ठीक है. सो अवीवा जो है, अवीवा फॉरेन इंश्योरर है जिसने 100% स्टेक आपके एक्वायर कर लिए हैं अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में, और इसी के साथ ये ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन जाती है. अवीवा जो है ये यूके की आपकी कंपनी है. ठीक है, और इसके पास पहले 74% स्टेक थे और अभी इसने 26% स्टेक और खरीद के, ठीक है, ये जो है पहली इंश्योरर बन गई जिसने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है आपके अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में. इंडिया की पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 100% स्टेक अब फॉरेन इंश्योरर का हो गया है. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है, ये जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है आपका डाबर इन्वेस्ट कॉर्प का एंड अवीवा इंडिया का. ठीक है. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, डाबर इन्वेस्ट कॉर्प जो है इनसे इन्होंने 26% स्टेक इससे एक्वायर कर लिया है और 100% अभी जो है स्टेक इनका हो गया है यहाँ पे अवीवा का. ठीक है. इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे मैंने लिखा है मेटलाइफ आईएनसी, आईएनसी का मतलब क्या होता है यहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, India's GDP growth projection for financial year 2027 has been revised to.
तो अप्रैल मंथ में इन्होंने जो है प्रोजेक्शन दी थी इंडिया के जीडीपी की, और अब इन्होंने उस टाइम पे 6.9% की इन्होंने जो है प्रोजेक्शन बताई थी। नाउ ये इन्होंने रिवाइज करके अब कर दी है 6.6%। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए ये 7.3% बताई गई है। इसके अलावा इन्फ्लेशन आउटलुक भी इन्होंने बताया था फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए, विच इज 5.2%, एंड आपका फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए 4% है। ठीक है, इसके साथ ही रीजन वाइज की बात करें तो साउथ एशिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की ग्रोथ फॉरकास्ट इन्होंने रिवाइज की है 6%, जो पहले 6.3% बताई गई थी। इसके अलावा डेवलपिंग एशिया पैसिफिक के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026 की फॉरकास्ट दी गई है 4.9%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जो है जुलाई 2026 का रिलीज किया गया है by the International Monetary Fund. ठीक है, it is a global economy in cross currents of war and technology and it is released by IMF, International Monetary Fund, जिसमें इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2028 के लिए जीडीपी प्रोजेक्शन रखा है 6.7% का। आपका फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन आपका 7.7% बताया गया है। इसके अलावा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2026 के लिए 3%, 27 के लिए 3.4% बताई है। वहीं पे वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ईयर 2025 के लिए 5% बताई गई है, 2026 के लिए 3.5% एंड 27 के लिए 4.3%। राइट, इसके अलावा ग्लोबल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो 25 के लिए 4.1%, 26 के लिए 4.7 एंड 27 के लिए 3.9% बताई है। वहीं पे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए 2026 की 3.8% बताई गई है एंड 2027 के लिए 4.5% बताई गई है। मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया के लिए 2026 के लिए 0.7% एंड 2027 के लिए 6.5% बताई गई है। नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इज, सो आपकी आईएमएफ द्वारा जो प्रोडिक्शन की गई है, प्रोजेक्शन दी गई है, उसमें 6.4% की जो है यहाँ पे इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है, ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है वो की गई है या वो रिवाइज की गई है 6.4% पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। आईएमएफ जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में लोकेटेड है, और इसके मेंबर नेशन अभी 190 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली सोल्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स स्टेक इन एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड थ्रू अ प्री आईपीओ प्लेसमेंट। सो एसबीआई ने रिसेंटली सोल्ड किए हैं इनके 1.42% के स्टेक्स, किसमें, इनकी सब्सिडरी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो है ये जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमूडी यूरोप्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू लॉन्च अ को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड ऑन वीजा एंड रुपे नेटवर्क। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है पार्टनरशिप की है आपके जैगल के साथ, जैगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड के साथ लॉन्च करने के लिए इनका को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जिसका नाम है एयू जैगल को ब्रांडेड रिटेल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नाउ यहाँ पे वीजा और रुपे नेटवर्क दोनों में ये आपका अवेलेबल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन डाइक्सन टेक्नोलॉजी एंड विच कंपनी फॉर स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जॉइंट वेंचर बेसिकली फॉर्म किया है डिक्सन टेक्नोलॉजी का अलॉन्ग विद योर वीवो मोबाइल इंडिया, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो होगी आपके स्मार्टफोन की वो इंडिया में होगी, इस वजह से ये जॉइंट वेंचर आपका बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो जॉइंट वेंचर है इसमें शेयर होल्डिंग की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है इसके 51% के स्टेक रहेंगे, वीवो मोबाइल इंडिया जो है इसके 49% के यहाँ पे स्टेक रहेंगे, और इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो 5 करोड़ की रहेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द वर्ल्ड बैंक ग्रुप अप्रूव्ड अ फाइनेंसिंग पैकेज ऑफ हाउ मच टू एक्सेलरेट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी आपका 890 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव किया है फॉर एक्सीलरेटिंग दिस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। राइट, इसका फोकस रहेगा ऑन एक्सपैंडिंग दी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, इट विल डिलीवर क्लीन एनर्जी टू दी हाउस होल्ड एंड इट विल क्रिएट 1.7 मिलियन जॉब्स अक्रॉस दी रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन।
नाउ फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो 820 मिलियन लोन जो है 820 मिलियन यूएस डॉलर लोन जो है ये आपका जो वर्ल्ड बैंक की आर्म है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का जो पार्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये देगा 60 मिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग आपकी, ये एक तरह से कंसेशन लोन रहेगा, ठीक है, फॉर द क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। एंड 10 मिलियन यूएस डॉलर ग्रांट जो है ये आपका IBRD लिवेबल प्लैनेट फंड जो है आपका फंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन जो है इसके थ्रू 4.2 बिलियन यूएस डॉलर जो है आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा थ्रू दी कॉमर्शियल लोन फॉर हाउसहोल्ड रूफटॉप सोलर, राइट। इससे बेनिफिट क्या होगा या विजन एंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्रमोट करेगा रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर एडॉप्शन को, लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आपके रहेंगे फॉर द हाउस होल्ड्स, एंड इट विल स्ट्रेंथन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सोलर इक्विपमेंट। ये जनरेट करेगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिन्यूएबल एनर्जी में एंड सपोर्ट करेगा इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो टारगेट बाय 2070 इसको, एंड ये इंक्रीज करेगा नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी शेयर टू 60% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिक्स बाय 2035, ओके। नाउ अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की तो वर्ल्ड बैंक जो है काफ़ी पहले से यहाँ पे हमारा साथ दे रहा है। ओवर द पास्ट डिकेड वर्ल्ड बैंक मोबिलाइज 2 बिलियन यूएस डॉलर फॉर इंडिया सोलर सेक्टर, एंड इसने हेल्प किया है रूफटॉप सोलर कैपेसिटी को ग्रो करने में 500 मेगावाट से 27 गीगावाट, राइट। अब बात कर लेते हैं स्कीम की। स्कीम को 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इसका टोटल आउटले 75,021 करोड़ का था और इसका ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड करना रूफटॉप सोलर सिस्टम टू 1 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक है। ये रिड्यूस करेगा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को, एनकरेज करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को ऑफ अ सोलर इक्विपमेंट एंड क्लीन एनर्जी एडॉप्शन को प्रमोट करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज लॉन्च FinSpark 26 अ नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी हैकाथन अंडर विच थीम। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा एक आपका नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी हैकाथन लॉन्च किया गया है। इसका नाम भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में, FinSpark 26 नाम है इसका, एंड कौन सी थीम के तहत इसे लॉन्च किया गया है? इट इज सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग, ठीक है, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इज द थीम, राइट। नाउ अब ये जो आपका हैकाथन है इट इज़ अ नेशन वाइड हैकाथन जिसे डिजाइन किया गया है एनकरेज करने के लिए स्टूडेंट्स को एंड ड्रॉप आउट्स को अक्रॉस द कंट्री टू डेवलप सॉल्यूशन फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस इन अ बैंकिंग सेक्टर। एंड ये जो है प्राइस पूल ऑफर करेगा 10 लाख प्लस का, ठीक है। टॉप 20 टीम्स जो हैं ये शोकेस करेंगी अपना सॉल्यूशन एट दी ग्रैंड फिनाले जो आपका COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे में होगा, राइट। विनिंग टीम जो होगी उसको चांस मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेट करने का अपना प्रोजेक्ट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर कौन से हैं? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, COEP, टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पुणे एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इसका फोकस एरिया रहेगा इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन पे, प्रिविलेज्ड एक्सेस मिसयूज, AI ड्रिवन correlation of a cybersecurity telemetry, transaction behavior analysis and fraud prevention and proactive threat identification पे, ठीक है, ये फोकस एरिया रहेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या है? इंडिविजुअल और ग्रुप यहाँ पे आपका जो है एलिजिबल है, और ग्रुप जो है मैक्सिमम 4 मेंबर्स का बन सकता है, ठीक है। प्रोसेस क्या है? रजिस्टर करना है, सिलेक्ट करना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेवलप करना है स्ट्रक्चर आइडिया एंड प्रोटोटाइप, और सबमिट करना है इवैल्यूएशन को, ठीक है, सबमिट फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन पैरामीटर्स आपके कहते हैं बिजनेस पोटेंशियल एंड रेलेवेंस होना चाहिए, सिक्योरिटी कंसिडरेशन, uniqueness of approach, user experience, scalability, ease of development and maintenance। तो ये सारी चीजें के बेसिस पे इवैल्यूएशन यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है स्मार्ट रिटायरमेंट इनकम विद सस्टेन्ड अर्निंग प्लान। बेसिकली रिटायरमेंट प्लान इन्होंने जो है लॉन्च किया है। नाउ मेन क्वेश्चन हियर इज द प्लान कंबाइंस अ गारंटीड एन्युटी विद वेरिएबल एन्युटी लिंक टू विच मार्केट इंडेक्स। तो ये आपका लिंक्ड है विद द निफ्टी 50, ठीक है। नाउ एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2000, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है, और इसके करंट MD एंड CEO है सुमित मदन, ओके। नाउ अब बात करेंगे प्लान की। स्मार्ट राइज प्लान जो है ये फोकस करता है रिटायरमेंट पे। इट इज़ अ रिटायरमेंट फोकस इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कंबाइन करता है गारंटीड एन्युटी प्लस वेरिएबल एन्युटी विच इज लिंक टू निफ्टी 50 इंडेक्स। गारंटीड एन्युटी जो प्रोवाइड करता है फिक्स
प्रिडिक्टेबल इनकम थ्रू आउट द एन्युटी पीरियड, एंड वेरिएबल एन्युटी जो लिंक्ड है आपका निफ्टी 50 के इंडेक्स के साथ, ये अलाउ करता है पार्टिसिपेशन इन इक्विटी मार्केट ग्रो वाइल इंश्योरिंग द रिटायरमेंट इनकम, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, कस्टमर जो है दे कैन चूज डेफरमेंट पीरियड एंड रेगुलर एन्युटी पेमेंट जो है ये आपकी स्टार्ट होगी आफ्टर डेफरमेंट एंड्स, ठीक है। प्लान वेरिएंट क्या है, इमीडिएट लाइफ एन्युटी है, इमीडिएट लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, एंड डेफर्ड लाइफ एन्युटी है विद द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ये अवेलेबल है आपका बोथ सिंगल लाइफ एंड जॉइंट लाइफ ऑप्शंस के साथ में ही अगर जो पर्सन है जिसने यहाँ पे बेसिकली ये रिटायरमेंट इनकम वाला प्लान दिया है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो है ये आपका नॉमिनी को पे किया जाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स इंटर जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, ओके। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व जो है इन्होंने रिसेंटली अपॉइंटमेंट किए हैं, ठीक है, फॉर दी 5 टास्क फोर्सेस, एंड इट इज चेयर्ड बाय द चेयर केविन वॉश, ठीक है। अब जो ये अपॉइंटमेंट किया गया है ये बेसिकली रिव्यू करेंगे जो फेडरल रिजर्व है इसके मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को, और इसमें 3 इंडियन ओरिजिन के एक्सपर्ट को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, 3 ऑफ दी 5 टास्क फोर्सेस के लिए, ठीक है। पहले आपके हैं रघुराम राजन, इनको आप जानते ही हो, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं ये, ठीक है। करंटली सर्व कर रहे हैं प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस इन दी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये लीड करेंगे बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स को। नेक्स्ट है राज शेट्टी, प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड ये हेड करेंगे डेटा टास्क फोर्स को। आशा शर्मा, ये ईपीवी एंड सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स डिवीजन की, एंड शी विल लीड प्रोडक्टिविटी एंड जॉब्स टास्क फोर्स, ठीक है। अदर टास्क फोर्सेस आपके हैं कम्युनिकेशन टास्क फोर्स एंड इन्फ्लेशन फ्रेमवर्क टास्क फोर्स, राइट। और 3 जो आपके टास्क फोर्स हैं उनको 3 इंडियन ओरिजिन पर्सन आपके लीड करेंगे, रघुराम राजन, राज शेट्टी एंड आशा शर्मा, फाइन। नाउ इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट्स फेडरल रिजर्व अपॉइंटेड 3 इंडियन ओरिजिन एक्सपर्ट्स टू लीड द टास्क फोर्स अंडर द Fed Chair Kevin Walsh, who among the following was appointed as a head of balance sheet policy task force. So अभी हमने पढ़ा था बैलेंस शीट पॉलिसी टास्क फोर्स को हेड करेंगे रघुराम राजन, ठीक है। अब मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक चीज बताओ कि रघुराम राजन जो है वो कौन से नंबर के गवर्नर बने थे आरबीआई के। Now next आपको क्वेश्चन है, what is the name of a wholly owned subsidiary of a delivery limited that recently received RBI's approval for certificate of registration as a type 2 NBFC non deposit taking, ठीक है। 2 टाइप की आपकी रहती है ना, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग वाली एंड एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली। तो ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली है जिसका सर्टिफिकेट बेसिकली जिसके लिए अप्रूवल दिया गया है डिलीवरी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। तो ये आपकी कंपनी है जिसको यहाँ पे आरबीआई द्वारा अप्रूवल मिला है टाइप 2 एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग के लिए, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस रिसेंटली साइन अ मल्टी-मिलियन मल्टी-ईयर अग्रीमेंट विद विच ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर टू ट्रांसफॉर्म इट्स ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग एआई। तो रिसेंटली टीसीएस ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मल्टी-मिलियन मल्टी-ईयर अग्रीमेंट साइन किया है विद द एबीबी, ठीक है। एबीबी जो है ये स्वीडिश टेक्नोलॉजी कंपनी है जो बेसिकली आप कह सकते हो ग्लोबल लीडर है इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन में, ठीक है। सो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मल्टी-मिलियन मल्टी-ईयर अग्रीमेंट जो है वो साइन किया है एबीबी के साथ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए इनका ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन यूजिंग दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजिंग दी एआई, ठीक है। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है इसका मेन एम है ट्रांसफॉर्म करना एबीबी के ग्लोबल नेटवर्क को इनटू स्टैंडर्डाइज सेंट्रल मैनेज एंड एआई ड्रिवन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इट विल बी इंप्लीमेंटेड थ्रू द इंटीग्रेटेड नेटवर्क एज अ सर्विस मॉडल, ठीक है। अब टीसीएस यहाँ पे इस अग्रीमेंट के तहत क्या करेगा, ये मैनेज करेगा एंड टू एंड ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशंस को एबीबी के यूजिंग सर्विस इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट दैट इज SIAM, ग्लोबल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, एडवांस सिक्योरिटी, मॉडर्नाइज्ड लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क सिस्टम्स के थ्रू, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पे जो है इस एबीबी को ट्रांसफॉर्म करेगा, इसके नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करेगा। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अनाउंस्ड बाय द सबमर ग्रुप इन मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर। सो रिसेंटली स्पेन का आपका ग्रुप है, ठीक है,
सबमर ग्रुप, इसने अनाउंस किया है कि ये एमपी के सेमीकंडक्टर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पे करने वाले हैं? इट इज $2 बिलियन। ठीक है, सो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट आपका 19,000 करोड़ होता है। और ये जो सबमर ग्रुप है ये मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सबमर ग्रुप जो है ये टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आपकी बेसिकली इट इज अ स्पेशलाइजिंग इन सस्टेनेबल डेटा सेंटर कूलिंग सॉल्यूशन। एंड अब इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो ये $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर में, सो ये अमाउंट यूज किया जाएगा फॉर स्टैब्लिशिंग वेफर फैब्रिकेशन, ठीक है, असेंबली टेस्टिंग एंड पैकेजिंग, ATMP फैसिलिटीज में ये यूज किया जाएगा फॉर एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक MOU भी साइन हुआ था, उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक और चीज जो अनाउंसमेंट है ये की गई थी MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में, GCC डेटा सेंटर एंड सेमीकंडक्टर, जो आपका भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस इवेंट के दौरान ही गूगल पे इंडिया जो है एंड MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था टू स्ट्रेंथन द स्टेट्स डिजिटल इकोसिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया भाषिनी भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया डिवीजन recently signed a MOU with which bank to advance multilingual AI for inclusive banking। तो डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है, भाषिनी डिवीजन जो है, इसने रिसेंटली आपके पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके साथ अग्रीमेंट साइन किया है एडवांस करने के लिए मल्टीलिंगुअल AI को फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉर इंक्लूसिव बैंकिंग। ठीक है, अब ये जो अग्रीमेंट है, ये जो MOU है, ये साइन हुआ था बिटवीन अमिताभ नाग जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के, एंड आतिश कुमार रोड जो आपके चीफ जनरल मैनेजर हैं एंड डिजिटल बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिवीजन के। ठीक है, PNB में। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द करंट MD एंड CEO ऑफ PNB। ठीक है, और PNB का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है वो भी। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग जो बेसिकली कनाडा बेस्ड फर्म है, it will acquire -% stake in IDBI Limited। So Fairfax Financial Holding जो है, इन्होंने बोला है ये आपका 60.72% के मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एक्वायर करेंगे IDBI बैंक में। ठीक है, एंड इसके लिए अभी अप्रूवल बाकी है। ठीक है, किसका अप्रूवल यहाँ पे लगता है? CCI का, RBI का एंड SEBI का। ठीक है, तो ये अप्रूवल अभी फाइनल नहीं हुआ है, बट इन्होंने बोला है ये एक्वायर करेंगे मेजॉरिटी स्टेक 60.72% के IDBI बैंक में। और ये जो स्टेक्स हैं ये एक्वायर करेंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आपके LIC द्वारा। ठीक है, LIC एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो स्टेक्स होंगे वो एक्वायर करेंगे। और ये जो डील है वो आपकी होगी 52,932 करोड़ की। एंड अगर ये अप्रूवल फाइनल हो जाता है तो ये लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बन जाएगा आपका इन एन इंडियन बैंक। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं IDBI बैंक की। इसके करंट MD एंड CEO है राकेश शर्मा। इसे 1964 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड टैगलाइन आपकी है IDBI बैंक की, बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI ने रिलीज किया है कंपोजिट डेटा ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। सो RBI द्वारा आपका डेटा रिलीज किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पे। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या है? इसे RBI द्वारा डेवलप किया गया था आपका 2021 में। ठीक है, एंड ये जो इंडेक्स है बेसिकली मेजर करता है लेवल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस इंडिया। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? तो ये बेसिकली आपका है कि हर एक इंडिविजुअल जो हमारे देश में है या बिजनेस में है वो एक्सेस करे अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज को, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट हो गया, लोन हो गया, इंश्योरेंस, पेंशन, डिजिटल पेमेंट्स। तो इन सब की सर्विसेज वो बेसिकली उसके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, इसके अलावा इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2021 में हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसको रिलीज किया गया था एंड रिसेंटली यहाँ पे अपडेट इसका आया है। ठीक है, यहाँ पे अपडेट क्या है? जो बेसिकली स्कोर है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, ठीक है, तो ये जो स्कोर है ये 70 स्कोर हमारा हो गया है। पहले ये आपका जो है 67 था मार्च 2026 में। ठीक है, सॉरी मार्च 2025 में, एंड नाउ मार्च 2026 में जो है इसका जो स्कोर है वो हमारा 100 आउट ऑफ 170 हो गया। ठीक है,
इसके अलावा नोट करना है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, इसमें कोई बेस ईयर आपका नहीं होता, ये आपका मेजर किया जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन डायरेक्टली एवरी ईयर, ये आपका जो है कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन की बात करें फॉर एफआई इंडेक्स, तो आरबीआई यहाँ पे 97 इंडिकेटर्स को यूज करता है अंडर 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? एक्सेस जिसका वेटेज 35% है, यूसेज 45%, क्वालिटी 20%, ठीक है। एंड इस इंडेक्स को जो है आपका एनुअली पब्लिश किया जाता है और ये हर जुलाई में जो है रिलीज किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने इशू किया है प्रूडेंशियल नॉर्म्स ऑन स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट इन जुलाई 2026, और ये जो नॉर्म्स हैं ये आपके इफेक्ट में आएंगे 1 अक्टूबर 2026 से, ठीक है। अब ये स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं? ऐसे आपके एसेट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, जैसे आपका एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो जैसे बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, ठीक है, वो उसे रीपेमेंट नहीं कर पाया उसका, इन दैट केस जो भी उसने जैसे फॉर एग्जांपल उसने फैक्ट्री के लिए लोन लिया था और फैक्ट्री ही उसने यहाँ पे जो है एक तरह से गिरवी रखी है, ठीक है, कि अगर मैं रीपे ना कर पाऊँ तो आप मेरी फैक्ट्री ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो उसकी फैक्ट्री है वो यहाँ पे एज अ स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट जो है काम करेगी, और जब इनका मतलब जब ये रीपेमेंट नहीं होगा तो जो बैंक है वो उनकी फैक्ट्री को बेच के सेल करके पैसा जो है वसूल करेगा, राइट। सो यहाँ पे आपका फैक्ट्री क्या हो गया, इट इज अ स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट, इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय लेंडर इन अ फुल और पार्शियल सेटलमेंट ऑफ द डिफॉल्ट लोन, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा है वही वाला जो अभी मैंने बताया आपको, कि अगर बोरोवर रीपेमेंट नहीं कर पाता लोन की, ठीक है, तो यहाँ पे बैंक जो है वो एक्शन इस पे ले सकता है, ठीक है। सो लैंड, फैक्ट्री, बिल्डिंग, वेयर हाउस, ये सारे आपके स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट में काउंट होते हैं, ठीक है। अब आरबीआई ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स इंश्योर करने के लिए बेटर रिकवरी ऑफ बैड लोन्स, ट्रांसपेरेंसी, कोई मिसयूज ना हो बाय डिफॉल्टिंग द बोरोवर्स, एंड आपका फास्टर डिस्पोजल हो ऑफ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब यहाँ पे रूल क्या बोलता है आरबीआई का, कि जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ठीक है, जो लोन दे रही हैं, दे कैन नॉट सेल बैक एसएनएफए टू डिफॉल्टिंग बोरोवर, ठीक है। मतलब जो डिफॉल्ट हुआ है उसी को ही उसकी फैक्ट्री जो है वो चीप प्राइसेस पे नहीं बेची जा सकती, ठीक है। ये डिफॉल्टिंग बोरोवर्स को नहीं दे सकते, प्रमोटर्स को नहीं दे सकते, रिलेटेड पार्टीज जो हैं उनको नहीं दे सकते, और एनी पर्सन एक्टिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ अ बोरोवर, उन सबको हम जो है ये इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी उसने यहाँ पे उसका जो स्पेसिफाइड नॉन फाइनेंशियल एसेट होगा उसको नहीं दे सकते, ठीक है। इवन इफ लेटर द एसेट इज रिक्लासिफाइड एज अ नॉन एसएनएफए, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट रूल्स लाए हैं, साथ में इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना बोरोवर्स को फ्रॉम रीगेनिंग एसेट चीपली आफ्टर द डिफॉल्ट, ठीक है। मतलब एक तो वो गड़बड़ कर रहा है और उसके बाद भी हम उसको जो है फैसिलिटी दे दें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आरबीआई ने बोला है। नाउ अब ये एप्लीकेबल किस पे है, जो आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो कौन कौन सी होंगे, कमर्शियल बैंक्स होंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, रूरल एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, आपके लोकल एरिया बैंक्स हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है जो आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, ठीक है, उनको फ्रेम करना होगा बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसीज, जिसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, लिमिट्स ऑन एसएनएफए एज अ परसेंट ऑफ टोटल एसेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका डेलीगेशन ऑफ पावर्स, रिकवरी एफर्ट्स बिफोर एक्विजिशन, मैक्सिमम डिस्पोजल पीरियड, तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए जो भी पॉलिसीज यहाँ पे बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई ने बोला है, क्लैरिफाई किया है कि जो लेंडर हैं दे कैन एक्वायर एन SNFA only after their exposure to borrowers has been classified as non-performing asset, ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशन डाल दी है। इसमें आपका फुल सेटलमेंट ऑफ ड्यूज और पार्शियल सेटलमेंट ऑन अ नॉन रिकोर्स बेसिस पे ये आपका देखा जाएगा, ठीक है। अब नॉन रिकोर्स बेसिस क्या होता है, आफ्टर एक्सेप्टिंग द एसेट लेंडर कैन नॉट डिमांड एनी फर्दर पेमेंट फ्रॉम द बोरोवर फॉर अ सेटल पोर्शन ऑफ द लोन, तो ये चीज यहाँ पे क्लैरिफाई इन्होंने कर दी है, ठीक है। डिस्पोजल टाइम की बात करें तो बैंक जो है यहाँ पे बोला है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे मस्ट डिस्पोज एसएनएफएस एज पर देयर इंटरनल पॉलिसी, और मैक्सिमम पीरियड जो अलाउड है इसके लिए वो 7 ईयर्स का रखा गया है। इसके अलावा आरबीआई ने डायरेक्ट किया है बैंक्स को, डायरेक्टेड बैंक्स टू डिस्पोज द एसएनएफएस थ्रू पब्लिक ऑक्शन अंडर द सर्वेसी एक्ट 2002। पर्पस वही है, ट्रांसपेरेंसी रखना, बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड फेयर सेल प्रोसेस हो, ठीक है। इसके लिए उनको पब्लिक ऑक्शंस यहाँ पे
बैंक जो है उसको करने को डायरेक्ट किया गया है, ठीक है। Now, an SNFA will have a recorded in a balance sheet at a lower of net book value of the extinguished loan or distressed sale value, जो भी डिटरमाइंड होगा एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल वैल्यूअर्स, ठीक है। ये प्रिवेंट करेगा बैंक्स को फ्रॉम ओवरस्टेटिंग द वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड एसेट। इसके अलावा डिस्क्लोजर रूल की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, एसएनएफए जो है दे विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड स्ट्रेस्ड एक्सपोज्ड कैलकुलेशन। ये प्रोवाइड करेगा सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आफ्टर प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टाइम। यहाँ पे क्या बोला है, न्यू रूल्स आपके 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आएंगे, बट जो एग्जिस्टिंग एसएनएफएज हैं as on 30th September 2026 they must comply by 30th September 2027। तो यहाँ पे जो है इन्होंने यहाँ पे 30th September 2027 का यहाँ पे जो है टाइम दे दिया है इनको, ठीक है। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन फाइनेंशियल असेट नॉर्म्स इशूड बाय द आरबीआई इन जुलाई 2026। तो पहला बोला है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग एसएनएफएस बैक टू डिफॉल्टिंग बोरोवर्स और देयर रिलेटेड पार्टीज, व्हिच इज करेक्ट। एक्विजिशन जो है आपका एसएनएफएस का दे आर अलाउड ओनली आफ्टर एक्सपोजर इज क्लासिफाइड एज अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है डिस्पोजल जो है आपका एसएनएफएस का दे मस्ट अकर विद इन मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। टाइम लिमिट इसकी मैक्सिमम 7 ईयर्स की दी गई है, ठीक है। सो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहाँ पे इसका हिंदी वर्जन आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट recently held a high level meeting with which organization to explore convergence of digital public infrastructure for land governance and digital lending। so अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग आपकी जो है अभी की थी, किसके साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब के साथ, ठीक है। इनके साथ मिलके इन्होंने हाई लेवल मीटिंग आपकी की थी एंड इसका मेन एम क्या था, एक्सप्लोर करना कन्वर्जेंस ऑफ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लैंड गवर्नेंस एंड डिजिटल लेंडिंग। इसका आप ऐसा हिसाब समझिए जैसे कोई पर्सन है, कोई फार्मर है, ठीक है, जिसके पास जमीन है और वो जमीन के बेसिस पे लोन लेने गया, ठीक है। अब कितनी बार होता है कि कुछ फ्रॉड लोग होते हैं और वो गलत अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बना के सबमिट कर देते हैं और लोन ले लेते हैं और फ्रॉड करते हैं, ठीक है। अब ये चीज फ्रॉड ना हो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है एंड जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब है, इन्होंने मीटिंग की थी और इन्होंने क्या यहाँ पे डिस्कस किया कि हम जो है डिजिटली जो डेटा आपका अवेलेबल है, ठीक है, लैंड के बारे में, उससे डायरेक्टली लिंक कर लेंगे और जो प्रोसेस आपका एक चीज तो फ्रॉड वाला जो केस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे हट जाएगा। वो कैसे हटेगा कि जो आप सभी को पता है हमारी जो लैंड है अब वो डिजिटली आपकी जो है सारी डिटेल डिजिटली जो है गवर्नमेंट कर रही है ना। सो सारी डिटेल जो लैंड की है, कितना है, किसके नाम पे है, ये सारी डिटेल हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल होगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब जो है उसके साथ लिंक कर लेगा। उसका एक फायदा होगा, फ्रॉड कम होंगे। दूसरा कि जो लोन प्रोसेस लंबा खिंचता था क्योंकि फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, राइट। सो अब फिजिकली चीजें ना होके डिजिटल वे में होंगी तो टाइम भी कम लगेगा और लोन जल्दी से जल्दी जो है आपका मिल पाएगा फार्मर को, ठीक है। सो ये इसके पीछे थोड़ी डिटेल आपकी है। अब जो मीटिंग है इट वाज चेयर्ड बाय द नरेंद्र भूषण जो सेक्रेटरी हैं आपके डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के, और इन्होंने इंटरेक्ट किया था साहिल किनी जो सीईओ हैं आपके रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के, ठीक है। नाउ थोड़ा डिटेल में यहाँ पे देख लीजिए। द discussion centered on integrating Department of Land Resources digital land records with the RBI's unified lending interface जो अलाउ करेगा बैंक को वेरीफाई करने के लिए लैंड ओनर्स डिजिटली एंड प्रोवाइड करेगा लोन मच फास्टर, ठीक है। डिस्कशन कवर्ड इस डिस्कशन में कवर्ड था आपका सिक्योर एक्सेस टू ऑथेंटिकेटेड डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, फास्टर डिजिटल डिलीवरी ऑफ अ किसान क्रेडिट कार्ड एंड एग्रीकल्चरल लोन्स, ठीक है। जो मीटिंग थी इट ऑल्सो एम्फोसाइज्ड कॉमन डेटा स्टैंडर्ड्स, API interoperability आपका हो गया, वाइडर अडॉप्शन ऑफ यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन बिटवीन द लैंड गवर्नेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर स्टेक होल्डर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इनमें से कौन से ग्रुप को
मतलब बेसिकली एक्विजिशन इसका अप्रूव किया है ऑफ अ व्योम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस, और ये डील आपकी रहेगी 936 करोड़ की। तो आरबीआई ने अप्रूव किया है एरियन ग्रुप को कि वो एक्विजिशन कर सकता है एवियम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस में, एंड ये डील का 936 करोड़ का ये डील आपका किया गया है। ठीक है, इसके अलावा एरियन ग्रुप प्रमोटर जो है आपके मनीष लतवानी, इनको रिसीव किया, इन्होंने आरबीआई की तरफ से, आरबीआई ने बेसिकली इनको दिया है नेसेसरी फिट एंड प्रॉपर अप्रूवल। ठीक है, आरबीआई द्वारा ये अप्रूवल इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंपनी साइन एन एमओयू विद द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टू स्टैब्लिश अ ग्रीन फील्ड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट दैट इज ओसेट फैसिलिटी इन इंदौर टू उज्जैन रीजन विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,200 करोड़। तो रिसेंटली आपका जो पारस सेमीकंडक्टर है, इनके द्वारा अग्रीमेंट साइन किया गया है, किसके साथ? मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, स्टैब्लिश करने के लिए ग्रीन फील्ड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली, और ये इंदौर उज्जैन रीजन में रहेगी, और कॉस्ट इसकी 6,200 करोड़ की बताई गई है। ठीक है, इनिशियली ये जो आपका प्लांट रहेगा, ये आपका जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है वो बेसिकली बनाएगा फॉर सेंसर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल एंड आपके ऑप्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो है उनके लिए। ठीक है, बाद में ये इसमें एआई भी जो है साथ में इसके लगाएंगे। ठीक है, मतलब एआई की मदद से भी इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पे यूज की जाएगी बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआरए लिमिटेड प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एट व्हाट रेंज फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027, जो अप्रैल से जून मंथ का आपका था। तो इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट किया है 6.4 से 6.6% का रेंज। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेंज। ओके, इसके अलावा इंडिया की रियल जीडीपी जो है ये आपकी 7.8% ग्रो की है इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, जो जान से मार्च 2026 तक आपका देखा गया है। ठीक है, इसके अलावा आईसीआर ने प्रोजेक्ट किया है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ जो जो आपके 5 to 6% रही है इन दी जून मंथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऑन द मील कार्ड। सो ऐसा करने वाली पहली आपकी कंपनी बनी है एनकैश, जिसने लॉन्च किया है यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऑन द मील कार्ड। राइट, अब यहाँ पे यूपीआई इनेबल मील कार्ड जो है बाय द एनकैश, ये अलाउ करेगा एम्प्लॉइज को टू मेक डायरेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम द मील बैलेंस बाय स्कैनिंग यूपीआई क्यूआर कोड एट अ फूड एंड ग्रोसरी मर्चेंट। राइट, एनकैश होल्ड करता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड भारत कनेक्ट लाइसेंस को। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करें एनकैश की, तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2018 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकेम the first authorized dealer category second entity in India to secure RBI authorization for a trade and family maintenance remittance. So recently RBI ने जो आपका एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी है, इसको ऑथराइजेशन दी है कि ये बेसिकली आपका किस चीज के लिए यहाँ पे ऑथराइजेशन मिली है कि ट्रेड एंड फैमिली मेंटेनेंस रेमिटेंस जो है उसमें काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, कोई पेरेंट्स है, इंडियन पेरेंट्स, उन्होंने अपना बच्चा बाहर पढ़ाने भेजा है, तो उसकी जो ट्यूशन फी होती है वो यहाँ से भेजते हैं। राइट, ठीक है, तो ये काम जहाँ पहले बैंक करते थे, अब सेम काम के लिए यहाँ पे जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकेंड एंटिटी है जिसका नाम है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी, ये भी सेम काम करेगी। मतलब यहाँ से इंडिया से वो बाहर पैसा उस बच्चे के पास भेजने का काम करेगी। साथ में ही जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेड की अगर हम बात करें, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वो फैमिली मेंटेनेंस का आपका हो गया। ठीक है, फैमिली मेंटेनेंस रेमिटेंस का। इसके अलावा ट्रेड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो, कोई एमएसएमई है, उसने बाहर देश से मशीनरी मंगाई है। ठीक है, अब वो जैसे 20 लाख की मशीन आपकी है, ठीक है, तो उसकी पेमेंट जो है वो रुपए में होगी नहीं। ठीक है, तो जिस करेंसी में वो पेमेंट होगी वो वाला काम भी आपका ऑथराइज डीलर कैटेगरी सेकंड एंटिटी कर पाएगी अब। ठीक है, और ये ऐसा करने वाली पहली आपकी एंटिटी बनी है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी, जिसको ये ऑथराइजेशन आरबीआई द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है, जो ट्रेड रेमिटेंस है इसके तहत अप टू 25 लाख पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे किया जा सकता है एबिक्स कैश वर्ल्ड मनी द्वारा। ओके, साथ में ही यहाँ पे एक और ऑथराइजेशन आरबीआई ने दिया है इन्हें, टू मेंटेन नॉस्ट्रो अकाउंट इनेबलिंग डायरेक्ट सेटलमेंट ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विदाउट रूटिंग देम थ्रू द इंटरमीडियरी कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक। तो नॉस्ट्रो अकाउंट आपका क्या होता है, बेसिकली इंडियन बैंक जो है, जैसे XYZ बैंक है, ठीक है, उस बैंक ने अपनी एक जो है मतलब फॉरेन
कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलके उसने फॉरेन ब्रांच अपनी यहाँ पे खोल ली, ठीक है। अब वहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडियन वहाँ पे रह रहा है तो वो अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाए और फॉरेन करेंसी में वो अपना जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, उसे मेंटेन कर सकता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये अकाउंट है इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा मेंटेन किया जाता है विद अ फॉरेन बैंक इन अ फॉरेन करेंसी। मतलब उस अकाउंट में जो पैसा होगा वो आपका आपका यूएस डॉलर में हो सकता है, या आपका जो आपका स्टेरलिंग होता है, राइट, मतलब पॉन्ड्स होता है आपका, पाउंड सॉरी, ठीक है, पाउंड है आपका, यूरो है, उस जो भी आपका कंट्री का करेंसी होगा उसमें वो अकाउंट मेंटेन किया जा सकेगा। बट किसका अकाउंट वो होगा, इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का होगा जो बाहर देश में उसे मेंटेन कर रहा होगा। तो आप जैसे कोई एमएसएमई की हमने बात की थी, उसने मशीनरी खरीदी, अब वो मशीनरी के जो पैसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो यूएसए से मशीनरी खरीदी गई है तो वो डॉलर्स में इस अकाउंट के थ्रू, इस अकाउंट में जो पैसा होगा उसे उठा के सीधा डायरेक्टली आपकी कंपनी को दिया जा सकेगा जो यूएसए में बेसिकली काम कर रही है, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हुआ आपको। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन बैंक टू विन द टाइटल ऑफ अ वर्ल्ड्स बेस्ट कॉर्पोरेट बैंक एट द 2026 ग्लोबल बैंक अवार्ड। तो रिसेंटली आपका जो 2026 ग्लोबल बैंक अवार्ड्स आपके हुए थे उसमें वर्ल्ड के बेस्ट कॉर्पोरेटिव बैंक का जो टाइटल है वो दिया गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक आपका सिंगापुर का जो है मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉर्पोरेशन है, इनको ये टाइटल दिया गया है और ये साउथ ईस्ट एशियन बैंक, पहला साउथ ईस्ट एशियन बैंक बना है जिसको ये टाइटल मिला है, ठीक है। इसके अलावा डीबीएस जो है ये इसको और कौन से टाइटल मिले हैं, इट इज एशियाज बेस्ट बैंक एंड सिंगापुर बेस्ट बैंक, ठीक है, ये टाइटल्स भी डीबीएस बैंक को मिले हैं। इसके अलावा डीबीएस बैंक के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में। हेडक्वार्टर इसका मरीना बे फाइनेंशियल सेंटर में लोकेटेड है सिंगापुर में एंड इसके सीईओ हैं तन सू शान, ठीक है। नाउ ग्लोबल अवार्ड्स की बात करें तो इसके ऑर्गेनाइजर ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, एनुअल परफॉर्मेंस जो है बैंक की, उसकी रेपुटेशन, मैनेजमेंट एक्सीलेंस क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पे अवार्ड जो है डिसाइड किए जाते हैं। इसके अलावा अदर मेजर विनर्स आपके रहे हैं 2026 के, जैसे वर्ल्ड का बेस्ट बैंक आपका रहा है सेंटेंडर फ्रॉम स्पेन। वर्ल्ड का बेस्ट कंज्यूमर बैंक ये है इंडिया का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ल्ड्स बेस्ट इमर्जिंग मार्केट BBVA from Spain. World's best frontier market bank, it is your Ecobank from Togo. वर्ल्ड का बेस्ट सब कस्टोडियन बैंक ये है CIBC Mellon, ठीक है, फ्रॉम द कनाडा। सो ये आपके अदर टाइटल्स से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया रिसेंटली साइंड एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद विच एयरलाइन टू एक्सपैंड स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो एयर इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक MOU साइन किया है विद दी सऊदिया, ठीक है, सऊदिया जो आपके एयरलाइन है सऊदी अरेबिया की, ठीक है। तो इनके बीच में बेसिकली MOU साइन हुआ है एक्सपैंड करने के लिए स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ओके। सिग्नेटरीज की बात करें तो इब्राहिम अल ओमार जो डायरेक्टर जनरल है आपके सऊदिया ग्रुप के एंड कैम्पबेल विल्सन जो MD एंड CEO है आपके एयर इंडिया के, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जापान बेस्ड कॉर्पोरेशन रिसेंटली साइन अग्रीमेंट विद सोना कॉमस्टार टू स्टैब्लिश 2 जॉइंट वेंचर इन इंडिया फॉर डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एडवांस इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम फॉर मल्टीपल व्हीकल सेगमेंट। तो जापान बेस्ड एक कॉर्पोरेशन है आपकी जिसका नाम है डेंसो, ठीक है। डेंसो कॉर्पोरेशन ने आपका अग्रीमेंट साइन किया है इंडिया की सोना कॉमस्टार के साथ, ठीक है, ताकि ये स्टैब्लिश करे इंडिया में 2 जॉइंट वेंचर फॉर डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग एडवांस इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम को फॉर मल्टीपल व्हीकल सेगमेंट, ठीक है। सिग्नेटरीज की बात करें, विवेक विक्रम सिंह जो आपके MD है एंड ग्रुप CEO है सोना कॉमस्टार के, एंड सुनेओ मेबारा जो हेड है आपके पावरट्रेन सिस्टम बिजनेस ग्रुप के फ्रॉम डेंसो कॉर्पोरेशन, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब 2 जॉइंट वेंचर की हमने बात की यहाँ पे। पहला जॉइंट वेंचर जो है इसके तहत डेवलप किया जाएगा हाई वोल्टेज लिक्विड कूल्ड ट्रैक्शन सिस्टम को फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, और इसमें जो आपका शेयर होल्डिंग रहेगी डेंसो की 51% रहेगी, सोना कॉमस्टार जो है इसकी 49% रहेगी। वहीं पे सेकंड जॉइंट वेंचर जो है ये बेसिकली फोकस करेगा ऑन 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स मैन्युफैक्चरिंग एयर कूल्ड ट्रैक्शन इन्वर्टर्स, देन आपका ट्रैक्शन मोटर्स, जनरेटर,
ठीक है, और इसमें जो शेयर होल्डिंग रहेगी डेंसो की 49% एंड सोना कॉमस्टर की 51% आपकी रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फर्म रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इट्स म्यूचुअल फंड बिजनेस। तो इनमें से कौन सी आपकी फर्म है? तो रिसेंटली कार्नेलियन एसेट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरीज प्राइवेट लिमिटेड है, इनके द्वारा इनको जो है बेसिकली सेबी ने आपका अप्रूवल दिया है लॉन्च करने के लिए म्यूचुअल फंड बिजनेस को। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक ने एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब। सो पीएनबी ने ये अग्रीमेंट साइन किया है और ये पहला ऐसा करने वाला पहला आपका बैंक बना है। ठीक है, इसने अग्रीमेंट साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ, किस चीज के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए पीएनबी क्वांटम फाइनेंस हब को। ठीक है, एंड इट इज जैसे कि मैंने बताया ये पहला बैंक बना है जिसने स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है कॉपरेशन बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है या कोलैबोरेशन किया है इन सेटिंग अप द डेडिकेटेड क्वांटम फाइनेंस फैसिलिटी। ठीक है, अब ये जो हब जो है वो स्टैब्लिश करने वाले हैं पीएनबी क्वांटम हब फाइनेंस हब। तो ये हब का एम एक मेन है मतलब एम है, इस हब का एम क्या है? डेवलप करना सिक्योर इंटेलिजेंट फ्यूचर रेडी बैंकिंग सॉल्यूशन को किस चीज का यूज करके? क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करके एंड एआई का यूज करके थ्रू कोलैबोरेटिव रिसर्च इनोवेशन साइबर सिक्योरिटी एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद द पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया बिकमिंग प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीजन। सो रिसेंटली जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, इसने इसका बेसिकली पार्टनरशिप हुआ था आपका ये पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया के साथ फॉर बिकमिंग आपका प्रिंसिपल पार्टनर ऑफ इंडियन कॉन्टिजेंट फॉर 2026 पैरा स्पोर्ट्स सीजन। और इसमें कौन कौन से आपके जो है गेम्स कवर होंगे? एक तो आपका कॉमनवेल्थ पैरा गेम्स 2026 है, ठीक है, दूसरा है एशियन पैरा गेम्स 2026, ठीक है, ये आपका स्कॉटलैंड में हुआ एंड ये आपका होगा जापान में, राइट। सो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है इट विल एक्ट एज अ ऑफिशियल लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर फॉर दिस गेम्स, राइट। अब बात करते हैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। तो ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है इसने पहले भी इस टाइप का जो है पार्टनरशिप आपका किया हुआ है, ठीक है, इन द ईयर 2024, ठीक है, 2024 का जो पेरिस पैरालंपिक गेम्स था यहाँ पे भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था एज अ पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट दैट इज डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स and industry recently relaxed the FDI policy, foreign direct investment policy. Under this change, foreign funded ई-कॉमर्स कंपनीज आर परमिटेड टू। तो रिसेंटली जो डीपीआईआईटी है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और रिलैक्स किया है एफडीआई पॉलिसी को। और इसके तहत जो चेंजेस आपके किए गए हैं ये बेसिकली यहाँ पे अब चेंज किया हुआ है, जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज है उनको परमिट किया गया है फॉर दे आर परमिटेड फॉर देयर ओन इन्वेंट्री फॉर प्रोक्योर फॉर देयर वेयर हाउसेस एंड डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंडियन मेड गुड्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करना इंडिया के एक्सपोर्ट को एंड हेल्प करना इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कि उनका जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल कस्टमर्स तक पहुंचे। ठीक है, सो ये बेसिकली यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो पहले क्या था, 100% एफडीआई अलाउड किया गया था सिर्फ आपका बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स में एंड मार्केट प्लेस मॉडल में। ठीक है, जो फॉरेन फंडेड कंपनीज थी उनको अलाउ नहीं किया गया था, या दे कुड नॉट ऑपरेट, बेसिकली वो ऑपरेट नहीं कर सकती थी एज एन इन्वेंट्री बेस्ड B2C मॉडल में इन इंडिया। और ये क्यों किया गया था कि जो हमारे स्मॉल रिटेलर्स हैं, किराना स्टोर्स हैं एंड डोमेस्टिक ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ की गई थी। अब क्या चेंज आया है कि जो फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनीज हैं, जैसे हमारा अमेजॉन हो गया या अदर फॉरेन इन्वेस्टेड प्लेटफॉर्म्स जो भी आपके हैं, वो ऑपरेट कर सकते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में। ओनली यहाँ पे कंडीशन है ओनली फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का ग्रोथ बेसिकली यहाँ पे हो, ये माइंड में रखते हुए ये चीज की गई है। ठीक है, फॉरेन फंडेड ई कॉमर्स कंपनी जो है दे कैन नाउ परचेज इंडियन मेड गुड्स, दे कैन ओन इन्वेंट्री, ठीक है, स्टोर गुड्स इन वेयर हाउसेस, एक्सपोर्ट देम डायरेक्टली टू द कस्टमर आउटसाइड इंडिया। They still cannot sell these goods directly to the Indian customers through an inventory model. तो ये चीज यहाँ पे इनके लिए जो है अभी भी अलाउ नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सेस फाइनेंस लिमिटेड हैज लॉन्च एक्सेस फाइनेंस दृष्टि।
सो एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड जो है NBFC आपका है, इसने लॉन्च किया है एक्सिस फाइनेंस दृष्टि, जो इन हाउस बिजनेस रूल इंजन है। एंड एक्सिस फाइनेंस दृष्टि जो है इसका प्राइमरली इसको इसको डेवलप किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट डिसीजन मेकिंग इन विच सेक्टर। सो बेसिकली रिटेल एंड MSME लैंडिंग के लिए, इन सेक्टर्स के लिए इसको जो है आपका डिजाइन किया गया है। ठीक है, एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड ने लॉन्च किया है एक्सिस फाइनेंस दृष्टि को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट डिसीजन मेकिंग इन दी रिटेल एंड MSME लैंडिंग। ठीक है, इन दीज सेक्टर्स ये जो है अपना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ इन इट्स फर्स्ट फेज जो प्लेटफॉर्म है, इट हैज बीन डिप्लॉयड अक्रॉस दी पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी and your Disha home loans to enable faster, consistent and data driven credit assessment. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द RBI's प्रपोजल टू कंडक्ट द फील्ड ट्रायल्स ऑफ अ पॉलीमर बैंक नोट्स इन विच डिनोमिनेशन। तो RBI को बेसिकली RBI ने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम 10 और 20 के जो पॉलीमर वाले नोट्स हैं उनको ट्रायल बेसिस पे जो है स्टार्ट करें, मतलब जनता के बीच में उनको हम लेके आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पायलट फेज इसका जो है लॉन्च करने की यहाँ पे इन्होंने प्रपोजल दिया था। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अप्रूव किया है कि 10 से 20 रुपए के पॉलीमर बैंक नोट जो हैं वो आप इनका ट्रायल बेसिकली आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड ट्रायल्स जो होंगे उसमें 1 बिलियन पॉलीमर नोट्स ईच ऑफ ₹10 and 20 डिनोमिनेशन ये आपके सर्कुलेट किए जाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इवैल्यूएट करना ड्यूरेबिलिटी को, सिक्योरिटी फीचर्स एंड पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलीमर नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रपोजल RBI ने दिया था ये कौन से एक्ट के तहत दिया था? प्रपोजल सेंट अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द RBI एक्ट 1934। ठीक है, और यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अप्रूव करती है डिजाइन, फॉर्म एंड मटेरियल ऑफ अ न्यू नोट्स ऑन RBI's रिकमेंडेशन। ठीक है, और इसका वैल्यू जो आपका होगा ट्रायल नोट्स का ये आपका रहेगा 3000 करोड़ का। नाउ पॉलीमर नोट्स की बात कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 60 कंट्रीज ऐसी हैं जो इन पॉलीमर बैंक नोट्स को यूज कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया जो है इसने इसे 1988 में आपका स्टार्ट किया था। ठीक है, इसके अलावा अदर अडॉप्टर्स आपके हैं जैसे कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रोमानिया। ठीक है, अभी हम बात करें इंडियन करेंसी नोट्स की, तो यहाँ पे कौन सी इशूइंग अथॉरिटी होती है? RBI इसे इशू करती है अंडर द RBI एक्ट 1934। ठीक है, एक्सेप्ट दी 1 रुपी नोट। ठीक है, एसेट बैकिंग की बात करें तो सेक्शन 33 ऑफ RBI एक्ट क्या बोलता है? ऑल द बैंक नोट्स इशूड बाय RBI आर बैक्ड एज एसेट, जैसे आपका गोल्ड कॉइन हो गया, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज, रूपी कॉइन एंड रूपी सिक्योरिटीज। ठीक है, मटेरियल जो है वो हम यूज करते हैं कॉटन एंड कॉटन रैग पेपर, सबस्ट्रेट विद एम्बेडेड सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, लैंग्वेजेस 15 लैंग्वेजेस में आपकी होती हैं, 15 लैंग्वेजेस इन पैनल प्लस हिंदी एंड इंग्लिश। राइट, अभी जो सीरीज हमारी चल रही है इसे हम बोलते हैं महात्मा गांधी सीरीज, जैसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 के नोट्स जो हैं। ठीक है, बात करें प्रिंटिंग प्रेस की तो पैसा जो है नोट बेसिकली कौन प्रिंट करता है? तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है ये बेसिकली इनको प्रिंट करती है नासिक एंड देवास में। ठीक है, दूसरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये RBI की सब्सिडी है और ये प्रिंट करती है आपकी मतलब जो आपका करेंसी है वो प्रिंट की जाती है मैसूर में एंड सल्बोनी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम दी भारत बिल पेमेंट सिस्टम, या जिसे हम भारत कनेक्ट के नाम से भी जानते हैं, टू ऑपरेट एज अ कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट। सो इनमें से कौन सी फिनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है? किसके लिए? ऑपरेट करने के लिए कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट इन अ भारत कनेक्ट। इट इज योर वायोना फिनटेक। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके साथ ही मतलब ये अप्रूवल मिला है, इट विल इनेबल NBFCs, बैंक एंड फिनटेक कंपनीज, एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि वो इंटीग्रेट करे भारत कनेक्ट सर्विसेज के साथ थ्रू दी वियोनास प्लेटफॉर्म। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड साइन एन MOU विद विच CSIR इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन मिनरल प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, द क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मिनरल वैल्यू चेन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है विद द CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के साथ स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेशन मिनरल प्रोसेसिंग में, एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी में एंड द क्रिटिकल
एंड द क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल वैल्यू चेन में, ठीक है। सो आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ई। और ये अग्रीमेंट साइन किया गया है राजीव अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं आपके इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के, एंड रामानुज नारायण जो डायरेक्टर हैं आपके CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़, इस MOU के तहत दोनों ही जो आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन है ये जॉइंटली आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे एंड दे विल अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन द फील्ड ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल। साथ में ही एक और MOU यहाँ पे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का साइन हुआ है विद द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोवाइड करेगा इंजीनियरिंग टेक्निकल एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इन द मैरीटाइम सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which international seaport limited located in the Trivandrum, Kerala received final approval from the Central Board of Indirect Taxes and Custom to commence export-import cargo operations from 18 August 2026. So recently जो आपका वंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट है, ठीक है, जो आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला में लोकेटेड है, इसको बेसिकली कस्टम पोर्ट इसको डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एंड ये अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर सकता है 18 अगस्त 2026 से, ठीक है। सो ये याद रखना है। नाउ CBIC जो है ये इसने बेसिकली नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया था कि जो आपका विंजियम इंटरनेशनल सी पोर्ट है एज अ कस्टम पोर्ट, इसको जो है नोटिफाई किया गया है अंडर द कस्टम एक्ट 1962। इट इनेबल्स डायरेक्ट एग्जिम ऑपरेशंस एंड CBIC विल coordinate EXIM cargo regulation with this seaport, Adani Winzium Port Private Limited and other concerned agencies. Okay. Now next आपको question है, the CCI approved the merger of a GoDigit InfoWorkers Services Private Limited with GoDigit General Insurance Limited, जो इस टाइप का पहला आपका जो है मर्जर देखा जा रहा है अंडर दी सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस लॉस एक्ट 2025। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ मर्जर FAL कॉर्पोरेशन विल होल्ड दी व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक्स इन दी GoDigit जनरल इंश्योरेंस। सो CCI द्वारा अभी यहाँ पे इनको अप्रूवल मिला है मर्ज करने के लिए GoDigit InfoWorks सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एंड GoDigit जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड को, ठीक है। सो अब इसके तहत जो FAL कॉर्पोरेशन है इसके पास कितना परसेंटेज रहेगा आपका स्टेक, सो इन योर GoDigit जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, सो ये आपका रहेगा 57.28% का, ठीक है। सो बेसिकली GoDigit InfoWorkers आपकी मर्ज होगी GoDigit जनरल इंश्योरेंस में, ओके। नाउ FAL कॉर्पोरेशन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कैनेडियन फेयरफैक्स ग्रुप जो ऑपरेट करती है प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस, रीइंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पे, राइट। अब बात करते हैं GoDigit जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की। इसके करंट MD and CEO है जसलीन कोहली, ओके। स्टैब्लिश इसे किया गया था दिसंबर 2016 में और हेडक्वार्टर्स का पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ओके। Now next question है, the appointment committee of cabinet appointed whom as a director of a financial intelligence unit India under the Department of Revenue which comes under the Ministry of Finance, right? और इन्होंने सक्सीड किया है पंकज कुमार मिश्रा को। So ACC अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के सत्यपाल कुमार, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट किया गया है, सत्यपाल कुमार का अपॉइंटमेंट किया गया है और इन्होंने सक्सीड किया है पंकज कुमार मिश्रा को, ठीक है। अब सत्यपाल कुमार जो है 5 साल के लिए डायरेक्टर की पोजीशन पे रहेंगे। साथ में ही इस अपॉइंटमेंट से पहले इन्होंने सर्व किया है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन अपील्स, ठीक है, इनकम टैक्स अपील्स मुंबई महाराष्ट्र में। इसके अलावा बात करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। Now next आपका क्वेश्चन है, which companies were among the founding members of a open secure AI alliance launched to enhance the AI security and resilience? तो recently कुछ कंपनीज ने मिलके लॉन्च किया था आपका ओपन सिक्योर AI अलायंस, जिसका मेन एम था एनहांस करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एंड रेसिलेंस को, राइट। अब इनमें से कौन सी कंपनीज हैं जो फाउंडिंग मेंबर्स आपकी रही हैं ओपन सिक्योर AI अलायंस की? सो इनमें से NVIDIA, Microsoft Corporation and IBM, these are the founding members of this open secure AI alliance, ठीक है। इसका मेन एम है एनहांस करना सिक्योरिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, रेसिलेंस ऑफ अ AI सिस्टम थ्रू द ओपन कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। इसके फाउंडर्स में आपका नाम आता है NVIDIA, Microsoft Corporation, IBM प्लस 35 प्लस टेक्नोलॉजी कंपनीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसका पार्ट थे, जिसमें से आपका
सिस्को, डेल टेक्नोलॉजीज, क्लाउडफ्लेयर, रेड हैट, आपका हगिंग फेस, सेल्स फोर्स, SAP, सर्विस नाउ, लिनक्स फाउंडेशन, तो ये सारे इसके आपके फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, इन्होंने पार्टनरशिप की है। ठीक है, ये जो पार्टनर्स हैं बेसिकली ये कंट्रीब्यूट करेंगे आपके AI मॉडल्स में, सॉफ्टवेयर, डेटा सेट्स एंड रिसर्च में, राइट। इनका गोल है बूस्ट करना साइबर सिक्योरिटी एंड प्रमोट करना सिक्योर अडॉप्शन ऑफ AI अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली अप्रूव्ड द लोन ऑफ हाउ मच टू सपोर्ट द इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना बाय एक्सेलरेटिंग रूफटॉप सोलर अडॉप्शन। तो ADB ने अभी आपका $850 मिलियन का लोन अप्रूव किया है इंडिया की प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली। ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए रूफटॉप सोलर अडॉप्शन, इस वजह से इन्होंने इतना लोन अप्रूव किया है। ठीक है, ADB का लेटेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट जो है ये $850 मिलियन का, ये हेल्प करेगा इंडिया का इन अचीविंग दी सेट टारगेट ऑफ 30 गीगावाट ऑफ क्यूमुलेटिव रूफटॉप सोलर कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 2027। ठीक है, साथ में ही ये रिड्यूस करेगा 28.8 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट एमिशन को। नाउ इसका बेनिफिट आपका क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा अपफ्रंट कॉस्ट फॉर हाउस होल्ड्स। ठीक है, साथ में ये सपोर्ट करेगा 3.5 मिलियन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को। इट विल ऑल्सो इनेबल डिजिटल एप्लीकेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, साथ में डेवलप करेगा मॉडल सोलर विलेजेस को एंड इनोवेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, साथ में ही स्ट्रेंथन करेगा ये वेंडर अकाउंटेबिलिटी एंड सेफ हैंडलिंग और रिसाइकलिंग ऑफ अ सोलर PV पैनल्स एंड बैटरी वेस्ट। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम है ये फर्दर प्रोजेक्ट करेगा, it is further projected to support training and certification of minimum 6,000 people, जिसमें से 1/3 जो परसेंटेज है वो वुमेन्स की रहेगी। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं स्कीम की, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की। सो इसे 2024 में लॉन्च किया गया था PM मोदी द्वारा, और इसका बजट आपका 75,021 करोड़ का था। ठीक है, इसका टारगेट था फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ऑफ 300 यूनिट्स पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय मार्च 2027। इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नेशनल लेवल इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इस पे काम कर रही है, स्टेट लेवल पे स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज इंक्लूडिंग योर डिस्कॉम्स। ठीक है, सब्सिडी की बात करें तो अप टू 40% यहाँ पे सब्सिडी है टू मेक दी रिन्यूएबल एनर्जी अफोर्डेबल। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोग्रेस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 18.71 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम्स जो हैं वो यहाँ पे देखे गए हैं। ठीक है, एडिंग 6.7 गीगावाट कैपेसिटी, और एज ऑफ जुलाई 2026 आपके यहाँ पे जो है 39,72,447 रूफटॉप सोलर सिस्टम्स यहाँ पे हमें देखने को मिले हैं, जो बेनिफिट कर रहा है आपका 48 लाख 2,717 हाउस होल्ड्स को। ठीक है, तो ये इतने लोगों को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। Now next आपका क्वेश्चन है, the government of Tripura recently signed a 3 MOUs, memorandum of understanding with which financial institution to strengthen financial literacy, skill development, entrepreneurship and investment awareness across the state. So recently त्रिपुरा गवर्नमेंट की आपके कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ आपके मतलब इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में 3 अग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपके एंटिटीज हैं, ठीक है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE के साथ ये 3 अग्रीमेंट साइन हुए हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट के। और किन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किए हैं NSE के साथ वो देख लेते हैं, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इनका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है NSE के साथ। दूसरे हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, तीसरे हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इन तीनों का अग्रीमेंट साइन हुआ है NSE के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द IRDAI अप्रूव्ड द एक्विजिशन ऑफ अ मैग्मा जनरल इंश्योरेंस बाय पतंजलि आयुर्वेद and DS Group from Sanuti Properties for 4,500 crore under the share purchase agreement. What stake will the Patanjali Ayurved acquired in Magma General Insurance? तो IRDAI ने अप्रूवल दिया है किस चीज के लिए, एक्विजिशन करने के लिए मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को बाय दी पतंजलि आयुर्वेद एंड DS ग्रुप। तो इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है पतंजलि एंड DS ग्रुप, इनको अप्रूवल मिला है एक्विजिशन करने के लिए मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है,
और ये डील आपकी 4,500 करोड़ की थी, जिसमें से पतंजलि ने कितना परसेंटेज आई मीन स्टेक्स जो है वो एक्वायर किए हैं, इट इज अराउंड योर 73.56%। ठीक है, तो इतने स्टेक्स इन्होंने यहाँ पे एक्वायर किए हैं एंड 24.50% स्टेक जो है ये एक्वायर किए हैं डीएस ग्रुप ने। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू विच कंपनी ऑथराइजिंग इट टू कमेंस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अंडर द एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो IRDAI ने रिसेंटली सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली ग्रांट किया है, लाइसेंस। ठीक है, कौन सी कंपनी को लाइसेंस ग्रांट किया है, ताकि वो अपने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को जो है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब उस जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को ये अपना आगे बढ़ा सके। ओके, सो इट इज योर कौन सी कंपनी है, इट इज योर प्रोटेक्ट जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, सो इसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है IRDAI के द्वारा। ओके, नेक्स्ट आपके यहाँ पे न्यूज है IRDAI से रिलेटेड कि इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किए हैं कुछ रिफॉर्म्स, जैसे लिबरलाइज्ड इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इन्होंने जो है अप्रूव किए हैं, जिसके तहत जो इंश्योरर्स हैं, ठीक है, जिसके तहत इंश्योरर्स को मोर फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिलेगी इन मैनेजिंग द फंड्स। ठीक है, तो मैम फंड मैनेजमेंट के लिए इनको और फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सिंप्लीफाइड कैपिटल रिलेटेड अप्रूवल्स यहाँ पे मिले हैं, जिसकी वजह से जो क्लियरेंस है वो जल्दी मिल पाएगा फॉर कैपिटल रेजिंग एंड कंप्लायंस। ओके, थर्ड इज परपेचुअल रजिस्ट्रेशन, जहाँ पे जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज हैं उनको जरूरत नहीं होगी पीरियोडिक रिन्यूअल्स की। ओके, नेक्स्ट है मैंडेटरी टैगिंग। यहाँ पे क्या बोला है कि सारी पॉलिसी जो है इनको लिंक्ड करना होगा टू एन ऑथराइज्ड सेल्स पर्सन फॉर अकाउंटेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि IRDAI ने ऑपरेशनलाइज किया है पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को, ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके पॉलिसी होल्डर अवेयरनेस एंड एजुकेशन को। साथ में ही ये सपोर्ट करेगा ग्रीवियंस रिएड्रेसल मैकेनिज्म एंड ऑल्सो एनहांस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, साथ में ही यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है मैनर एंड प्रोसीजर फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टीज रेगुलेशन 2026 को, जहां पे इसकी मदद से प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट एक्शंस के लिए, एंड ये इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड आपका डिटरेंस इन रेगुलेटरी कंप्लायंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पार्टनर्ड विद विच डिजिटल पेमेंट ऐप टू लॉन्च अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। सो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है, कोलैबोरेशन किया है आपका गूगल पे के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए, और इस क्रेडिट कार्ड का नाम रखा गया है गूगल पे फ्लेक्स SBI कार्ड। ठीक है, ये अवेलेबल है आपका रुपे एंड वीजा नेटवर्क में विद द रुपे वेरिएंट। राइट नाउ SBI कार्ड की बात करें, सो यहाँ SBI कार्ड जो है ये जॉइंट वेंचर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और GE कैपिटल का। इसे 1998 में लॉन्च किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड launch which new mutual fund transaction platform to expand their mutual fund penetration in the rural and semi-rural India. So ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इन्होंने एक नया म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ताकि ये अपना म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन जो है उसे एक्सपैंड कर सके रूरल एंड सेमी रूरल जो रीजन्स है इंडिया के वहां पे। ठीक है, सो आंसर इज, इसका नाम आपका है NCDEX निधि। ठीक है, इस आपके ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है NCDEX निधि। राइट, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत सारे फीचर्स हमें ऑफर कर रहा है, जैसे ये UPI ऑटो पे का फीचर ऑफर कर रहा है हमारे SIPs के लिए। ठीक है, साथ में ये एंड टू एंड ट्रांजैक्शन टाइम स्टैंपिंग हमें प्रोवाइड करेगा अंटिल नेट एसेट वैल्यू एलोकेशन। डिटेल ट्रांजैक्शन फेलियर रीजन यह हमें देगा ट्रांसपेरेंसी के लिए। साथ में ही इन्वेस्टर फ्रेंडली डिजाइन ये हमें प्रोवाइड करता है सिंप्लीफाई करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। मतलब जो भी इसका यहाँ पे ऑप्शंस आपको ये सर्विसेज जो भी ये प्रोवाइड करेगा वो यूजर इन्वेस्टर फ्रेंडली होगी। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे क्या बोला है कि इनिशियली
6 असेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑनबोर्ड की गई हैं, जिसमें निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्को म्यूचुअल फंड आपका ऑनबोर्ड किया गया है। वहीं पे इनका प्लान है 31 अगस्त 2026 तक 20 और आपका जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज है ये उनको ऑनबोर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, RBI ने रिसेंटली 3 की सर्वेज जो हैं वो आपके लॉन्च किए हैं टू गैदर इनपुट्स फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राइट। तो सर्वे का नाम पहला सर्वे आपका है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, दूसरा है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड तीसरा है अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। ठीक है, पहले एक एक करके सबकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो सर्वेज हैं इनका की ऑब्जेक्टिव क्या था, एक्सेस करना इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड स्पेंडिंग को, और इसका पर्पस है प्रोवाइड करना की इनपुट फॉर द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डेलिब्रेशंस। ठीक है, जो आपकी 3 से 5 अगस्त को आपकी मीटिंग इनकी होनी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो होती है आपकी। मैथडोलॉजी की बात करें तो ये कलेक्ट करेगा आपका क्वालिटेटिव परसेप्शंस एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट फ्रॉम योर हाउस होल्ड। ये इवैल्यूएट करेगा इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर सेंटीमेंट अक्रॉस रीजन एंड डेमोग्राफिक्स एंड इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, राइट। अब यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके सारे सर्वे की। पहला सर्वे है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, जिसमें 19 सिटीज में ये कंडक्ट आपका किया गया है। ठीक है, ये कैप्चर करता है हाउस होल्ड assessment of price movement based on the consumption basket through your qualitative response on general and product specified price change जो next 3 month and 1 year में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका quantitative estimate रहेगा of a current 3 month मतलब current आपके journal and product specific price change का 3 months में। ठीक है, 3 months ahead and 1 year ahead inflation, right। नेक्स्ट आता है रूरल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। इसमें 31 स्टेट्स एंड यूटीज आपके जो हैं कवर किए गए हैं, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज के, जो कलेक्ट करेंगे हाउस होल्ड परसेप्शन एंड 1 year अहेड एक्सपेक्टेशन ऑफ योर जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, ओवरऑल प्राइस सिचुएशन, हाउस होल्ड इनकम एंड हाउस होल्ड स्पेंडिंग क्या। ठीक है, वहीं पे अर्बन वाली क्या करेगा, ये आपका कंडक्ट होएगी 19 सिटीज में, गैदर करेगा क्वालिटेटिव रिस्पांस ऑन जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो, प्राइस लेवल्स, हाउस होल्ड इनकम, हाउस होल्ड स्पेंडिंग में करंट एंड 1 year अहेड ऑफ जो चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन सी सिटीज यहाँ पे अभी हमने बात की 19 सिटीज में ही कंडक्ट किया जा रहा है। तो कौन कौन सी 19 सिटीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता आपका हो गया, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, रायपुर, रांची एंड त्रिवेंद्रपुरम में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है सारे ऑपरेटिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि उन्हें अपलोड करने होंगे इनके इनवॉइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फ्रॉम द MSMEs ऑन RBI ऑथराइज्ड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, बेसिकली जहाँ पे 30 से 90 डेज का टाइम लगता था पेमेंट को, ठीक है, वहाँ पे MSME जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इनके इनवॉइसेस इनटू अ इंस्टेंट कैश। ठीक है, सो ये फ़ायदा यहाँ पे होएगा। इसके अलावा अगर बात करें ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की, तो कितने आपके ट्रेड प्लेटफॉर्म्स जो हैं वर्किंग अभी हैं, ऑपरेशनल हैं। तो पहला आता है आपका रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरा है M1 एक्सचेंज, इनवॉइस मार्ट, C2 ट्रेड्स एंड डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। ठीक है, दीज आर ऑपरेशनल ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026 अभी रिलीज की गई है ब्रांड फाइनेंस द्वारा। इसका एम है प्रोवाइड करना डेटा ड्रिवन रैंकिंग ऑफ इंडियाज लीडिंग ब्रांड्स यूजिंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वैल्यूएशन मेथड। तो किस ब्रांड की क्या वैल्यूएशन है उसके बेसिस पे एक लिस्ट आपकी बनाई गई है। ठीक है, और ये रिपोर्ट इस लिस्ट को आपका दर्शाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन यहाँ पे की जाती है ब्रांड वैल्यू, फाइनेंशियल वर्थ जो है, ब्रांड स्ट्रेंथन इंडेक्स, BSI स्कोर, जिसमें मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टेक होल्डर्स, इक्विटी, बिजनेस परफॉर्मेंस, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इस इंडेक्स का मतलब ये जो इंडेक्स है वो इनके बेसिस पे इसके इंडेक्स को बनाया जाता है। एंड इसमें 10 सब सेक्टर्स आपके होते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है आपका बैंकिंग, IT सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, टायर्स, तो ये सारी चीज़ें आपकी शामिल है। ठीक है, अब टॉप 5 कंपनीज की बात करें तो टाटा ग्रुप पहले नंबर पे है,
with the valuation of 33.616 बिलियन यूएस डॉलर। सेकेंड नंबर पे इन्फोसिस आता है 16.413 बिलियन यूएस डॉलर पे। थर्ड नंबर पे है LIC ग्रुप 15.278 बिलियन यूएस डॉलर। देन फोर्थ पे आता है HDFC ग्रुप विद 13.888 बिलियन यूएस डॉलर एंड फिफ्थ नंबर पे रिलायंस ग्रुप विद 10.833 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नाउ सिक्स नंबर पे आता है SBI ग्रुप। इसकी वैल्यूएशन आपकी जो है 9.8 बिलियन यूएस डॉलर की है। HCL टेक्नोलॉजी आपका सेवन्थ नंबर पे है विद 9.0 बिलियन यूएस डॉलर। अदानी ग्रुप 8 नंबर पे है आपका। ठीक है, एंड इसकी जो यहाँ पे वैल्यूएशन है वो आपकी देखने को मिली है 8.48 बिलियन यूएस डॉलर एंड इट इज द इंडियाज थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कॉग्लोमेरेट। ठीक है, विद द ब्रांड इवैल्यूएशन। इसके अलावा अदानी पावर की हम बात करें तो ये आपका अदानी ग्रुप का इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी ब्रांड है एंड इसकी ब्रांड वैल्यू अप जो है 152% देखी गई है टू दी 1.8 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, वहीं पे वापस आते हैं इस लिस्ट में। नाइन्थ नंबर पे आपका लार्सन एंड टर्बो ग्रुप है। ठीक है, विद द वैल्यूएशन ऑफ 8.3 बिलियन यूएस डॉलर एंड एयरटेल आपका 10th नंबर पे है विद 8.1 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इतनी इनकी वैल्यूएशन है। वहीं पे अगर हम बात करें फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स कौन सा था इनमें से, तो सुज़लॉन एनर्जी जो है ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड बना है 2026 का और इसकी वैल्यूएशन जो है वो आपकी 114% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सर्ज हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है, रेज हुई है। ठीक है, एंड इट रेज टू दी 418 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, देन सेकेंड नंबर पे आप अगर बात करें यहाँ पे सेकेंड ब्रांड आता है येस बैंक, जिसके फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंकिंग ब्रांड ये आपका देखा गया है, जिसकी वैल्यूएशन आपकी अप हुई है बाय 79%। ठीक है, बैंकिंग के सेक्टर में बात करें तो येस बैंक ने टॉप किया है। ठीक है, ओवरऑल सुज़लॉन एनर्जी ने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की अगर बात कर रहे हैं, और येस बैंक की यहाँ पे वैल्यूएशन कितनी है आपकी, इट इज 458 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स एज पर द ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो पहले नंबर पे आता है आपका ताज होटल, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है आपका फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर। 5 सालों से लगातार ये स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड आपका देखने को मिला है एज पर BSI और इसका स्कोर है 93.5 आउट ऑफ 100 और रेटिंग कितनी है, AAA+ रेटिंग इसकी है। जोमेटो आपका आता है ठीक है सेकेंड नंबर पे विद 93.2 BSI स्कोर। ठीक है, एंड इसकी रेटिंग जो है वो आपकी 4A रेटिंग है। ठीक है, आपकी 4A+ रेटिंग इसकी है। अमूल जो है देन नेक्स्ट नंबर पे आता है विद 93 स्कोर आउट ऑफ 100 एंड इसकी AAA+ रेटिंग है। ठीक है, देन IT सर्विस लीडरशिप की बात करें तो यहाँ पे TCS ने जो है अपनी जगह बनाई हुई है। ठीक है, 14 सालों से ये आपका इस पोजीशन पे रहा है एंड इट इज़ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड। ठीक है, लगातार 14 सालों से ये आपका मोस्ट वैल्यूएबल रहा है एंड इसकी जो वैल्यू है आपकी वो है 21.2 बिलियन यूएस डॉलर की। ठीक है, इट ऑल्सो मेंटेन पोजीशन एज अ वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड फॉर द फिफ्थ कंसेक्यूटिव ईयर। ओके, टोटल वैल्यूएशन की बात करें अगर हम इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की, तो ये कंबाइंड वैल्यूएशन इसकी 252.8 बिलियन यूएस डॉलर देखी गई है एंड इट शोज अ ग्रोथ ऑफ 7% ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, नाउ इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट 2026, विच ब्रांड वाज आइडेंटिफाइड एज अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड विद अ 114% ईयर ऑन ईयर सर्च इन वैल्यूएशन। तो इनकी जो वैल्यूएशन है उसमें 114% का मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इंक्रीज देखने को मिला है। और अभी हमने पढ़ा था फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड आपका है सुज़लॉन एनर्जी। वहीं पे बैंकिंग वाली में बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा आंसर, येस बैंक हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर B। नाउ ब्रांड फाइनेंस की आपकी जो है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। जैसे ब्रांड फाइनेंस के MD एंड CEO करंटली हैं डेविड हैग। इसका हेडक्वार्टर आपका लंदन UK में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केटप्लेस अपॉइंटेड वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर फॉर इंश्योरेंस अवेयरनेस कैंपेन परिवार सबसे पहले, फैमिली कम्स फर्स्ट। सो रिसेंटली जो पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार ने अमिताभ बच्चन जी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कैंपेन परिवार सबसे पहले जो है इसके लिए अपॉइंट किया है। ठीक है,
एंड यहाँ पे जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम क्या है, परिवार सबसे पहले कैंपेन का मेन एम क्या है, हम एनकरेज करें इंडियन फैमिलीज को कि वो हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस प्लान जो है वो परचेज करें, ठीक है, विदाउट डिलेइंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन डिसीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका एक रिपोर्ट जारी की गई है, रिलीज की गई है, विच इज 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन दी turbulent era, right? It is released by the UNCTAD. It is United Nations Conference on Trade and Development. इसके अलावा कवरेज क्या है इसमें, एफडीआई इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, क्रॉस बॉर्डर आपका जो रहता है, ठीक है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स आपके एमएनई, ग्लोबल वैल्यू चेन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाइनेंस, तो ये सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है, इसमें ये सारी चीजें कवर्ड आपकी हैं। इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंक जो है, इंडिया 11th नंबर पे है ग्लोबली, 11th लार्जेस्ट रेसिपेंट है एफडीआई का ग्लोबली, एंड 2024 के कंपैरिजन में इट मूव्ड अप टू 2 प्लेसेस, राइट। तो इनफ्लोज की बात करें तो इंडिया का इनफ्लो आपका देखा गया है 38.89 बिलियन का इन 2025, एज कम्पेयर टू 2024 ये हमें 44% का इंक्रीज शो करता है या ग्रोथ शो करता है। आउटफ्लो की बात करें तो आउटफ्लो की अगर बात करें तो 18th नंबर पे ग्लोबली जो है इंडिया स्टैंड करता है इन दी टॉप होम इकोनॉमीज, ठीक है। आउटफ्लो जो है वो 47% ग्रो किया है आपका, 2025 में ये 35.66 बिलियन यूएस डॉलर देखने को मिला था, ठीक है। इसके अलावा ग्लोबल इनफ्लो की बात करें तो ग्लोबल इनफ्लो 1.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर का था 2025 में, एंड विच शोज अप ऑफ 6% आफ्टर 2 years ऑफ डिक्लाइन, राइट। टॉप डेस्टिनेशन या टॉप आपकी इकोनॉमीज जो टॉप 3 प्लेसेस पे थी, पहला नंबर पे यूएसए विद 277 बिलियन यूएस डॉलर, सिंगापुर सेकेंड नंबर पे थी 151 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। इसके अलावा हांगकांग आपका था 116 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे आपका था। टॉप 3 डेस्टिनेशन आपकी ये हो गई। टॉप 20 इकोनॉमीज जो है इट इज अकाउंटेड फॉर 80% ऑफ अ ग्लोबल इनफ्लो। डेवलप्ड इकोनॉमीज आपका यहाँ पे देखने को मिलता है प्लस 11% इनफ्लो, एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज का 11% इनफ्लो देखने को मिला है, एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का प्लस 2% इनफ्लो हमें देखने को मिला था। इसके अलावा टॉप सोर्स इकोनॉमीज और कौन कौन सी आपकी हैं, जैसे लार्जेस्ट सोर्स आपकी है यूएसए विद 263 बिलियन यूएस डॉलर। सेकेंड नंबर पे जापान, थर्ड पे आपका चाइना है, लग्जमबर्ग फोर्थ पे, एंड फिफ्थ पे आता है हांगकांग। टुगेदर दे आर नियरली 50% ऑफ द ग्लोबल आउटफ्लो, राइट। नाउ डेवलपिंग एशिया एंड साउथ एशिया की बात करें तो यहाँ पे 644 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हमें देखने को मिला है, विच शोज अ 40% ऑफ अ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। साउथ एशिया में 46 बिलियन यूएस डॉलर का इनफ्लो हमें देखने को मिला है 2025 में। इसके अलावा ग्रोथ जो है इट इज ड्रिवन बाय दी साउथ एशिया में, इट इज ड्रिवन बाय दी इंडियाज राइजिंग इन्वेस्टमेंट इनफ्लो, राइट। नाउ की सेक्टर्स जहां से आपका ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है, इट इज सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज, राइट। इंडिया स्पेसिफिक ड्राइवर्स की बात करें तो पॉलिसी मेजर्स जैसे आपका इंडिया का होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सारे आपके इनकी वजह से आपका जो है यहाँ पे हाइक हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं, जैसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें जो है डिक्लाइन देखने को मिला है। 2024 में यहाँ पे 111.14 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला था, और अभी यहाँ पे 74.12 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है 2025 में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी जो है स्लो डाउन हुई है, ये आपकी 27 बिलियन यूएस डॉलर रह गई है 2025 में, जो पहले 65 बिलियन यूएस डॉलर थी 2024 में। इसके अलावा मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे अल्फाबेट जो कंपनी आपकी है, ठीक है, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, इसने अनाउंस किया है 14.5 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्टमेंट ये करेंगे डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स में। हाइनफ्रा जो पोलैंड की है ये इन्वेस्ट करेगा 4 बिलियन यूएस डॉलर इन दी प्रोजेक्ट जो आपका आंध्र प्रदेश का रहेगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के प्रोजेक्ट में। नाउ इस बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। एज पर द UNCTAD 2026 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इंडिया emerged as a world's dash largest recipient of FDI in 2025, moving up to 2 places कंपेयर टू दी 2024। सो इंडिया की जो रैंक थी आपकी ग्लोबल रैंक एफडीआई में, ये थी 11th नंबर की, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी।
यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इसके आपका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और सेक्रेटरी जनरल इसके हैं आपके रेबेका ग्रीन्सपैन। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, आरबीआई ने प्रोविजनल डेटा आपका जो है रिलीज किया था ऑन इंडियाज आउटवर्ड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जून 2026 का। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, जो आउटवर्ड एफडीआई है आपका, ये जून मंथ में $3 बिलियन देखा गया था, विच शोज अ डिक्लाइन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे $5.74 बिलियन आपका था, वहीं पे इस साल ये आपका $3 बिलियन देखा गया है एंड ये डिक्लाइन आपका आया है 47.97% का, मतलब यहाँ पे ये आपको डिक्रीज होके 47.9% रह गया था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें मई से इसे कंपेयर करें तो $4.5 बिलियन ये मई में था, अभी ये आपका जो है डिक्रीज होके $3 बिलियन में पहुंचा है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बताए गए हैं इसके, मतलब 3 कंपोनेंट जो होते हैं उन सब में डिक्लाइन देखा गया है, जैसे इक्विटी में, डेब्ट में, गारंटीज में। ठीक है, ऑल विटनेस्ड डिक्लाइन, राइट। पहली बात करते हैं इक्विटी कमिटमेंट्स की, तो ये आपके डिक्रीज हुए हैं जून 2026 में। इट रीच टू $738 मिलियन, जो जून 2025 में $2.2 बिलियन देखे गए थे। ठीक है, मई मंथ में ये डेटा आपका $1.25 बिलियन बताता है। ठीक है, डेब्ट कमिटमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें आंकड़े गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे जून मंथ में $469.87 बिलियन का यहाँ पे जो है हमें डेब्ट कमिटमेंट देखा गया था, वहीं पे अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो ये $568.54 मिलियन पे था। ठीक है, अब डिक्रीज होके 469.87 मिलियन पे ये पहुंच गया है। वहीं पे मई मंथ में आपका 645.75 मिलियन ये था। ठीक है, गारंटीज की बात करें तो जून मंथ में $1.78 बिलियन का डेटा यहाँ पे देखा गया है और लास्ट ईयर $2.97 बिलियन ये देखा गया था। फाइन, नाउ इक्विटी कमिटमेंट्स बाय कंपनीज, तो यहाँ पे क्या कमिटमेंट की गई है, जैसे ओएनजीसी विदेश रोमा लिमिटेड जो है, इन्होंने लार्जेस्ट एफडीआई इक्विटी कमिटमेंट की है, विच इज ऑफ $40 मिलियन टुवर्ड्स द मोजाम्बिक्यू बेस्ड जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट R2 मोजाम्बिक्यू। ठीक है, इसके अलावा लेंसकार्ट ने $22 मिलियन की है और GFCL EV प्रोडक्ट्स जो हैं इन्होंने $30.13 मिलियन की यहाँ पे कमिटमेंट की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप बात करते हैं अदर बैंकिंग न्यूज़ की। जैसे पहले न्यूज़ आपकी है ओमनी कार्ड की। ओमनी कार्ड प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फ्लेक्सी बेनिफिट बास्केट ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर टैक्स एफिशिएंट एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसके तहत जो एम्प्लॉयज है उनको अलाउ किया गया है टू एलोकेट बेनिफिट्स अक्रॉस देयर मील, फ्यूल, टेलीकॉम, बुक्स, प्रोडिकल्स, गैजेट्स एंड अदर एलिजिबल कैटेगरीज विद मर्चेंट कैटेगरी कोड बेस्ड स्पेंडिंग कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट आता है एडल्विस म्यूचुअल फंड जो है, इन्होंने लॉन्च किया है Edelweiss Nifty REITs, that is your Real Estate Investment Trust, and Realty Index Fund, इंडिया का पहला आपका REITs ओरिएंटेड ओपन एंडेड पैसिव इंडेक्स फंड है, जो बेसिकली ट्रैक करेगा निफ्टी REITs एंड रियल्टी TRI को, जो करंटली एलोकेट करता है अबाउट 60% टू द लिस्टेड REITs एंड 40% टू द लिस्टेड रियल इस्टेट कंपनीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी न्यूज़ है, इसने अनाउंस किया है इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड एनर्जी डेरिवेटिव द इंडियन नेचुरल गैस फ्यूचर, जो आपका लिंक्ड है टू द डोमेस्टिक बेंचमार्क। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इट वाज लॉन्च अंडर द सिंबल नेट कैश इन आफ्टर रिसीविंग अप्रूवल फ्रॉम द सेबी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, द कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट इज लिंक टू द इंडियन गैस एक्सचेंज गुजरात हब प्राइस, जिसका कोटेड यहाँ पे इन्होंने किया है, मतलब ये प्राइस आपका रहेगा मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स के बेसिस पे, एंड फाइनल सेटलमेंट आपका रहेगा बेस्ड ऑन द मंथली वेट एवरेज प्राइस ऑफ एक्चुअल योर इंडियन गैस एक्सचेंज डिलीवरीज, राइट। जो कॉन्ट्रैक्ट है इट हैज अ ट्रेडिंग यूनिट ऑफ 250 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, जो अवेलेबल रहेगा आपका फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, एंड इट इज मैनेज बाय NSE क्लियरिंग थ्रू क्लियरिंग सेटलमेंट एंड मार्जिन मैकेनिज्म। ओके, नेक्स्ट आपकी यहाँ पे न्यूज है, सेबी कंस्टिट्यूट्स एक्सपर्ट ग्रुप टू रिव्यू डिवेंचर ट्रस्टीशिप फ्रेमवर्क। इसका पर्पस है रिव्यू करना सेबी के रेगुलेशन 1993 को। इसका एम था सिंप्लीफाई करना, रैशनलाइज करना और स्ट्रेंथन करना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को इन लाइन विद द इवॉल्विंग
इवॉल्विंग डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट्स एंड टू एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। और यहाँ पे जो आपके एक्सपर्ट ग्रुप रिव्यू कमेटी है बेसिकली, ठीक है, रिव्यू ग्रुप आपका जो है, इसके चेयर रहेंगे अनंता भारू, फॉर्मर सेबी होल टाइम मेंबर्स ये रह चुके हैं। को चेयर रहेंगे रजनीश कुमार, फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन। अदर मेंबर्स आपके हैं ON रवि, राहुल चौधरी, प्रताप सिंह निथानी, आशीष परिया, विनोद कोठारी, अजीत नाथ झा, प्रांजल शर्मा, मेहुल पांडे, देवशीष बंदोपाध्याय। रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे यहाँ पे फ्रॉम दी फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैंडेट क्या है ग्रुप का, ये एग्जामिन करेंगे स्टेक होल्डर रिप्रेजेंटेशन को, रिव्यू करेंगे नेटवर्थ नॉर्म्स को फॉर डिबेंचर ट्रस्टीज, एंड दे विल रिकमेंड मेजर्स टू स्ट्रीमलाइन द प्रोविजन, रिमूव द रिडंडेंसी, अपडेट करेंगे रेगुलेशंस को, स्ट्रेंथन करेंगे ट्रस्टी फंक्शंस एंड इट विल ईज कंप्लायंस, राइट। इसके अलावा जो फीडबैक है वो 15 जुलाई तक इनको सबमिट करना था, एंड इसका फोकस जो है वो आपका रहेगा आपका प्रैक्टिकल रिफॉर्म्स में टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी क्लैरिटी। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट आपकी न्यूज आती है, ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट फर्म TPG जो है, इसने साइन किया है डेफिनेटिव अग्रीमेंट एक्वायर करने के लिए 100% स्टेक इन असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दैट इज NIIF एंड अदर शेयर होल्डर्स फॉर एन अनडिस्क्लोज अमाउंट, राइट। सो एक्विजिशन यहाँ पे होगा आपका वाया TPG राइस क्लाइमेट, एंड इसमें पार्टनर्स इसके रहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ICICI बैंक लिमिटेड, राइट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें वो भी मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।